चैप्टर 1191 टू 1200। यह एक शिकार मिशन है। यीशु ने कहा, हमारे ये परिवार में एक गद्दार है। उसका नाम ये कोहाई है। हालांकि वह हमारे कानून प्रवर्तन हॉल का सदस्य नहीं है, लेकिन वह डाक हॉल का सदस्य हुआ करता था। हालांकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है डाक हॉल में उच्च पद, वह अभी भी कुछ रहस्य रखता है। आप डाक हॉल के महत्व को समझते हैं। येजू ने ये जीवेन को चमकीली आंखों से देखा। ये जीवेन निश्चित रूप से समझ गई थी कि ये कबीले के लिए डाक हॉल का क्या मतलब है। डाक हॉल और अन्य संगठनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि बहुत कम लोग वास्तव में डाक हॉल के सदस्यों को देख सकते थे, भले ही उनकी शानदार प्रतिष्ठा थी। इसके अलावा उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर बाहर से लोगों को भर्ती नहीं किया। लोगों को भर्ती करने के लिए उनके अपने मानदंड थे। साधारण लोग उनकी भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ये कबीले के सबसे रहस्यमय संगठनों में से एक थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, डाक हॉल आमतौर पर कुछ ऐसी चीजों को संभालता था जिन्हें ये परिवार बाहर प्रकट नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, बाहरी खुफिया जानकारी का संग्रह, जासूसों का प्रबंधन, अंडरकवर एजेंटों का प्रशिक्षण, हत्याएं, भाड़े के सैनिक आदि। इनमें से कई चीजें डाक हॉल से जुड़ी थीं। यह एक बहुत ही रहस्यमय संस्था थी। सामान्यतया यह सीधे ये परिवार के कुलपति के अधिकार क्षेत्र में था। बात बस इतनी थी कि डाक हॉल के लोगों ने ऐसी बहुत सी शर्मनाक हरकतें की थीं। इसलिए डाक हॉल के लोगों के पास अन्य संगठनों की तुलना में अधिक रहस्य थे। इसके अलावा यह कानून प्रवर्तन हॉल के रहस्यों की तरह नहीं था। उजागर हो भी जाए तो कोई बात नहीं। एक बार जब डाक हॉल के रहस्य उजागर हो गए तो हंगामा हो सकता है। उदाहरण के लिए, 100 रेस एलायंस के एक कबीले के मुखिया की अचानक सड़क के किनारे मृत्यु हो गई। यह डाक हॉल का काम हो सकता है। ये ऐसे टॉप सीक्रेट्स थे जिन्हें बिल्कुल लीक नहीं किया जा सकता था। यदि कानून प्रवर्तन हॉल कानून प्रवर्तन था जो सूरज की रोशनी में चलता था, तो डाक हॉल डाक वॉकर था जो अंधेरे में चलता था। ये परिवार के लिए वे समान रूप से महत्वपूर्ण थे, हालांकि उनकी भूमिकाएं अलग थीं। हाँ, ये जीवेन ने सिर हिलाया। हालांकि हमारे कानून प्रवर्तन हॉल के कुछ काम उनके साथ ओवरलैप करते हैं, इसलिए आम दिनों में कुछ संघर्ष होते हैं। हालांकि ये कोहाई का विश्वासघात सीधे तौर पर हमारे ये परिवार के बहुत सारे रहस्यों को उजागर करने से संबंधित है। इसलिए हमें अवश्य ही सूचना देने से पहले उसे मार डालो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर गया है या जीवित है। ये सूए की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ये सूए के लिए, जो ये कबीले में पला बड़ा था, उसके लिए ये कबीले से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। ये सूए के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका त्याग नहीं किया जा सकता था। एक गद्दार के जीवन का तो कहना ही क्या। यह सबसे अच्छा है अगर आप उसे जिंदा पकड़ सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो उसे मौके पर ही मार दें। ये कोहाई डाक हॉल से संबंधित है। वह हत्या और एंटी ट्रैकिंग में विशेषज्ञ है। आप लोगों को सावधान रहना होगा, ये जू ने कहा। हालांकि वह तुरंत मुस्कुराया, यह सबसे अच्छा होगा यदि हम डाक हॉल के लोगों द्वारा उसे खोजने से पहले क्रेडिट छीन सकें। हालांकि सभी का रवैया देशद्रोही ये कोहाई के प्रति समान था। कानून प्रवर्तन हॉल के लोग और डाक हॉल के लोग भी गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अगर वे डाक हॉल के लोगों के सामने ये कोहाई के निशान पा सकते हैं और पहले ये कोहाई पर कब्जा कर सकते हैं, तो वे डाक हॉल के सामने अपना सिर उठा पाएंगे। क्या तुमने देखा? आपका गद्दार हमें मिल गया। मुझे पता है, ये जीवेन ने कहा। क्या मैं अकेला जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, कि ये कोहाई निर्दयी और चालाक है। अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। उसे पकड़ने के लिए हमने तत्काल एक छोटी सी टीम बनाई है। जैसे ही हमें ये कोहाई की सटीक खबर मिलेगी, हम तुरंत चल पड़ेंगे, ये सूए ने समझाया। ये परिवार के खुफिया नेटवर्क ने पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को कवर किया। हालांकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप इतना विशाल था, स्वाभाविक रूप से ये कोहाई के ठिकाने का पता लगाना आसान नहीं था। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। यदि यह एक छोटा बल होता तो वे वास्तव में असहाय हो सकते थे। हालांकि ये परिवार स्वाभाविक रूप से असाधारण था। डाक हॉल का उल्लेख नहीं करने के लिए कानून प्रवर्तन हॉल का अपना खुफिया नेटवर्क था। डाक हॉल के व्यवसायों में से एक खुफिया जानकारी बेच रहा था। खुफिया नेटवर्क के लिहाज से यह लॉ एनफोर्समेंट हॉल से भी ज्यादा मजबूत था। इसलिए यदि कानून प्रवर्तन हॉल डाक हॉल से पहले ये कोहाई पर कब्जा करना चाहता था, तो उन्हें उनसे तेज कार्य करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं वापस जाऊंगा और समाचार की प्रतीक्षा करूंगा, ये जीवेन ने कहा। चूंकि यीशु को व्यक्तिगत रूप से एक मिशन पर जाना था, यह एक सामान्य मिशन नहीं होना चाहिए। उसे अच्छी तरह से तैयारी करने और अपनी ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए समय की इस अवधि का लाभ उठाना चाहिए। चूंकि ये कोहाई डाक हॉल से एक गद्दार था, उसे सरल नहीं होना चाहिए। अल्पविराम। समय दिन ब दिन बीतता गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान ये जीवेन लुओए शहर में शाखा परिवार के आंगन में रही और बाहर नहीं गई।
जैसे जैसे पितृपूजन समारोह करीब आ रहा था, शाखा परिवार के अधिक से अधिक विशेषज्ञ अतिथि नगर में पहुंचे। मुख्य परिवार के अधिक विशेषज्ञ भी विभिन्न स्थानों से वापस आ गए। आखिरकार यह पुश्तैनी पूजा समारोह था जो 100 वर्षों में केवल एक बार होता था। किसी भी कबीले के लिए यह समारोह बहुत महत्वपूर्ण होता था। इतिहास को भूल जाना विश्वासघात के समान था। पूर्वजों की उपलब्धियों को भूलना ही था। यह विश्वासघात के बराबर था। ये जुनहाए और ये जूनियान भी व्यस्त होने लगे। वे कुछ कबीले के लोगों से मिलने गए जिन्हें वे पहले से जानते थे। साथ ही ये उनके रिश्ते को बेहतर बनाने का एक अच्छा मौका भी था। आंगन में ये जिवेन का हाथ एक अजगर के पंजे में बन गया। एक आकस्मिक हड़पने के साथ अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ये शिवेन के हाथ से एक बेहोश अजगर की दहाड़ सुनाई दी। एक आकस्मिक हड़पने के साथ यह एक विशाल अजगर के पंजे की तरह था जो शून्य को तोड़ सकता था। लंबे समय के बाद वह आखिरकार खत्म हो गया। ये कियाओ कियाओ की तरफ से आवाज आई और तालियां बजाईं। कमाल है, यह कैच द ड्रैगन पावर है। हम बचपन से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अब मैं मुश्किल से कुछ सार समझ सकता हूँ। दूसरे भाई ने केवल कुछ दिनों के लिए अभ्यास किया है, लेकिन उसने वास्तव में पूर्णता के लिए इसका अभ्यास किया है। मुझे डर है कि पिता और तीसरे चाचा दूसरे भाई की तरह कुशल नहीं हैं। मार्शल तकनीक का यह सेट उनके लुओ सिटी के शाखा परिवार कैच द ड्रैगन पावर की शीर्ष मार्शल तकनीक थी। हालांकि कैच द ड्रैगन पावर में ये कियाओं कियाओं की साधना अपेक्षाकृत उथली थी, लेकिन उसकी दृष्टि अभी भी वहां थी। वह बहुत स्पष्ट थी कि एक शिवेन के स्तर तक पहुंचने के लिए उसे शायद सैकड़ों साल लगेंगे। लेकिन फिर भी वह बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि कैच द ड्रैगन पावर का यह सेट एक स्वर्ग स्तर की शक्ति तकनीक थी। एक औसत व्यक्ति इसका अभ्यास करने के योग्य नहीं था। अकेले रहने दे कि इसे डाचेंग चरण तक अभ्यास करने में कितने साल लगेंगे। हालांकि जब उसने देखा कि ये जिवेन वास्तव में कुछ ही दिनों में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ी है और कैच द ड्रैगन पावर भी पूर्णता की स्थिति में प्रवेश कर गई है, तो वह खुद को रोक नहीं सकी और भावना के साथ आहें भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि पिता और तीसरे चाचा ने हमेशा कहा कि दूसरा चाचा एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। क्या प्रतिभा! उसकी प्रतिभा के सामने बस बकवास थी, उल्लेख के लायक नहीं। शुरू में उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है, लेकिन जब उसने वास्तव में ये जिवेन को इतनी तेज गति से कैच द ड्रैगन पावर सीखते हुए देखा तो उसे कुछ समझ में आया। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें जीनियस नहीं कहा जा सकता था। उनके पास एक विशेष विशेषण था जिसे राक्षसी जीनियस कहा जाता था। एक तरफ ये माओ और ये कै भी ये शिवेन को कैच द ड्रैगन पावर का अभ्यास करते देख दंग रह गए थे। हालांकि इसे डाचेंग नहीं माना जा सकता था और शायद जियोचेंग स्तर की कमी भी हो सकती है, लेकिन ये जुनहाई ने ये जिवेन को कैच द ड्रैगन पावर पास करने का फैसला करने के बाद से केवल कुछ ही दिन हुए थे, और तब से कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ये जिवेन पहले ही इस स्थिति में पहुंच चुकी थी। स्तर, सतह, समतल, दर्जा, चौरस, सतही, समस्तर, चौरस करना, चिकनाना, लक्ष्य करना, समतल करना, गिरा देना, एक बराबर करना, स्तर तल। किसी को पता होना चाहिए कि ये जुनहाए और ये जुन्यान ने 2000 से अधिक वर्षों तक कैच द ड्रैगन पावर का अभ्यास किया था और केवल डचेंग चरण तक ही पहुंचे थे, बस इतना ही। इस गति के अनुसार शायद ये शिवेन 1 साल से भी कम समय में उन दोनों को पकड़ने में सक्षम होगी। ये जिवेन बस मुस्कुरा दी। दूसरों को पता नहीं होगा, लेकिन वह कैसे नहीं जान सका। 1 साल से भी कम समय में उन दोनों को पकड़ना असंभव था। यह कैच द ड्रैगन पावर एक स्वर्ग स्तरीय शक्ति तकनीक थी, और जब ये जुनहाई ने इसे ये जिवेन को प्रदान किया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने एक बार कैच द ड्रैगन पावर के इस सेट पर भरोसा किया था ताकि वह दूसरों के बीच अजेय हो सके। ये परिवार की युवा पीढ़ी स्वर्ग स्तरीय शक्ति तकनीकों में भी कैच द ड्रैगन पावर बहुत अत्याचारी था। ये परिवार के नियमों के अनुसार यदि कोई इस शक्ति तकनीक को ये परिवार के पुस्तकालय से सीखता है तो इसे प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई ये परिवार का सदस्य था या नहीं, किसी को भी इसे निजी तौर पर साझा करने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई इसे सीखना चाहता है तो यह बहुत आसान था। कोई इसे सीखने के लिए ये परिवार के योगदान बिंदुओं का उपयोग कर सकता है, और कुछ शाखा परिवारों के नियम समान थे। शाखा परिवार की अनूठी मार्शल तकनीकों में से कुछ के आदान प्रदान के लिए शाखा परिवार के योगदान बिंदुओं का उपयोग किया जा सकता है। बेशक अगर यह बाहर से सीखी गई एक निजी मार्शल तकनीक थी तो यह इस नियम के भीतर नहीं थी। मार्शल तकनीक का मालिक भी इसे परिवार के लिए योगदान दे सकता है, और फिर हर बार शक्ति तकनीक के इस सेट को सीखा जाता है, योगदान बिंदुओं का एक निश्चित अनुपात आवंटित किया जाएगा। लंबे समय में यह बहुत विचारणीय था। वास्तव में कैच द ड्रैगन पावर का यह सेट ये जूनशान द्वारा बाहर एक अवशेष में प्राप्त किया गया था। उन्होंने इसे परिवार के लिए योगदान देना नहीं चुना, न ही उन्होंने इसके लिए निजी तौर पर शुल्क लिया। इसके बजाय उसने इसे बिना छुपाए ये जुनहाई, ये जुन्यान और अन्य लोगों को प्रदान किया।
बात बस इतनी थी कि ये जुनहाए और ये जुनयान की प्रतिभा को भी अच्छा माना जाता था, लेकिन उनकी तुलना ये जुनशान से नहीं की जा सकती थी। अब तक उन्हें डेचेंग मंच तक पहुंचने में समय लगा था और ये जुनशान लंबे समय से अपने कैच द ड्रैगन पावर के लिए प्रसिद्ध थे। अब जबकि ये ज़िवेन को कैच द ड्रैगन पावर प्रदान की गई थी, इसे उसके सही मालिक के पास लौटने के रूप में माना जा सकता है। बात बस इतनी थी कि जो दो लोग पिछले 2 दिनों से अपने पुराने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहे थे, उन्होंने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि ये शिवेन इतने कम समय में इतने स्तर तक साधना कर सकती है, डेचेंग मंच तक पहुंचकर। केवल ये ज़िवेन ही जानती थी कि उसने इतने कम समय में इतनी हद तक ड्रैगन शक्ति को पकड़ने का अभ्यास करने के लिए रहस्यमयी जगह पर भरोसा किया था। हालांकि उन्हें अनगिनत स्पिरिट क्रिस्टल की कीमत चुकानी पड़ी। वास्तव में उसे एक ही समय में लाखों स्पिरिट क्रिस्टल को जलाना था। इसलिए केवल कुछ दिनों के अभ्यास के बाद स्वर्गीय स्रोत दर्पण के अंदर धन सिकुड़ गया था। हेवनली सोर्स मिरर में 10 अरब से भी कम स्पिरिट क्रिस्टल बचे थे। हालांकि यह अभी भी दूसरों के लिए बहुत कुछ था, यह एक शिवेन के लिए चेतावनी रेखा के करीब था। इसलिए वह कार्य को लेने और स्पिरिट क्रिस्टल की कमी को पूरा करने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल अर्जित करने के लिए और भी अधिक उत्सुक था। स्पिरिट क्रिस्टल के समर्थन के बिना उसकी साधना गति भयानक स्तर तक कम हो जाएगी। इस समय अंत में कानून प्रवर्तन हॉल से खबर आई कि उन्हें ये कुओहाई के निशान मिल गए हैं, जिसका मतलब था कि ये ज़िवेन आखिरकार फिर से एक यात्रा पर जाने वाली थी। ये कुओहाई के निशान की खोज की गई थी। प्राप्त जानकारी से ये कुओहाई की गति बहुत तेज थी, लगभग मानव के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चल रही थी। इसलिए इस टीम को जल्दी से सेट करना चाहिए। सौभाग्य से शिकार टीम को ये कुओहाई पर एक फायदा था कि वे टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग कर सकते थे, जबकि पीछा करने से बचने के लिए ये कुओहाई टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग नहीं कर सकते थे। शिकार करने वाली टीम कितनी भी तेज क्यों न हो, उसकी तुलना टेलीपोर्टेशन एरे से नहीं की जा सकती थी। ये ज़िवेन को खबर मिलने के बाद वह जल्दी से कानून प्रवर्तन हॉल में गया और जल्द ही एक कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्य द्वारा एक साइड हॉल में ले जाया गया, जो लंबे समय से यहाँ पहरा दे रहा था। इस बगल के हॉल में उसने एक अधेड़ आदमी को अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ा देखा। जब उसने ये ज़िवेन को अंदर आते देखा तो उसकी आंखों में कुछ चमक आ गई। आप ये ज़िवेन हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने ये ज़िवेन को देखा और कहा। हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। अधेड़ उम्र का आदमी ये ज़िवेन को ऊपर नीचे देख रहा था, जैसे वह कुछ बड़ा कर रहा हो। अचानक ये ज़िवेन ने अपने शरीर पर एक भयानक दबाव महसूस किया। यह सीधे उसके दिव्य भाव में दौड़ पड़ा, मानो वह उसे अचानक कुचल देना चाहता हो। हालांकि उसके शरीर में जरा भी बदलाव नहीं आया, यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी नहीं बदली। यह देखा जा सकता था कि उसके सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले ही अपनी मार्शल शक्ति को बेहतरीन विस्तार से नियंत्रित कर लिया था। ये ज़िवेन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत बाहर निकल गई। तुरंत जबरदस्ती एक पल में चकनाचूर हो गई, बस उसके शरीर के करीब जाने में असमर्थ हो गया। इसके तुरंत बाद अधेड़ ने अचानक हमला कर दिया। एक पल में एक बड़ा हाथ सीधे विशाल आकाश में घुस गया। यह एक सामान्य चाल थी, लेकिन यह देखा जा सकता था कि उसकी ताकत पहले ही भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो ज़िवेन में जरा भी कायरता नहीं थी और तुरंत अपने ड्रैगन के पंजे से पकड़ लिया। यह ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर था। हालांकि उन्होंने इसका चरम पर अभ्यास नहीं किया था, लेकिन स्वर्ग स्तर की शक्ति तकनीक की शक्ति साधारण नहीं थी। तुरंत एक बेहोश अजगर की दहाड़ उसके शरीर के चारों ओर सुनाई दी और सीधे हमले का सामना करते हुए 5 पंजे वाले अजगर में बदल गया। टकराना। दोनों पक्षों के पंजे मध्य हवा में जमकर टकराए और अनगिनत क्यूई तुरंत फट गए, लेकिन इसका कोई निशान नहीं फैला। दोनों पक्षों के क्यूई का नियंत्रण चरम पर पहुंच गया था। इस टक्कर के तहत ये ज़िवेन को लगातार 5 या 6 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, इससे पहले कि वह अपने कदमों को रोक पाता। हालांकि उसके विपरीत अधेड़ उम्र के व्यक्ति का दूसरा हमला शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। ये ज़िवेन बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि अधेड़ उम्र का आदमी बस अपनी ताकत का परीक्षण कर रहा था। वह परीक्षण कर रहा था कि क्या ये ज़िवेन इस शिकार मिशन में भाग लेने की योग्यता रखती है या नहीं। यह मानव स्वभाव था। अगर यह वह होता तो वह नहीं चाहता कि उसके साथी स्व भी हों। उसके सामने इस अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत शायद पहले से ही लॉ एज दायरे के 6ठे स्तर पर थी। यहाँ तक ये ज़िवेन भी अब उसकी विरोधी नहीं थी। क्या आप अब संतुष्ट हैं? मुझ में आपकी टीम में शामिल होने की ताकत होनी चाहिए, ये ज़िवेन ने कहा। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य हैं, जो इस अवधि के दौरान प्रसिद्धि के लिए बड़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सुए अंततः उसे बदलने के लिए आपको भेजेगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने ये ज़िवेन को देखा और कुछ अनपेक्षित तरीके से कहा। लेकिन आपको इसके बारे में सोचना होगा। हमारा मिशन प्लेहाउस गेम की तरह नहीं है जिसे आप आश्रय वाले फूल आमतौर पर खेलते हैं। ये कुओहाई शातिर और निर्दयी है। वह एक लोमड़ी की तरह चालाक भी है। जब वह अभी भी डार्क हॉल का विशेषज्ञ था, कई दुश्मन विशेषज्ञ उसके हाथों दुखद रूप से मर गए।
अधेड़ उम्र के आदमी ने येजिवेन को चमकदार आंखों से देखा और उसके शब्दों में थोड़ी तिरस्कार थी। हालांकि येजिवेन, येसू और अन्य पहले से ही ये परिवार के शीर्ष प्रतिभावान थे, लेकिन उसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला। इन प्रतिभाओं में अद्वितीय प्रतिभा हो सकती है, लेकिन वे आमतौर पर अच्छी तरह से संरक्षित थे। बहुत कम वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। साल भर जिंदगी और मौत के बीच भटकने वाले इन लोगों से उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। उन्हें इस बात का भी पूरा विश्वास था कि यदि यह एक सामान्य लड़ाई थी तो वह समान स्तर के जीनियस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर यह मौत की लड़ाई थी, भले ही कुछ और प्रतिभाएं हों, वे सिर्फ भोजन के लिए भोजन होंगे। वह समान स्तर के प्रतिभाओं को आसानी से मार सकता था। यह वह आत्मविश्वास था जो उसने जीवन और मृत्यु की अनगिनत लड़ाइयों को झेलने के बाद प्राप्त किया था। दुर्भाग्य से, अगर वह किसी और के बारे में बात कर रहा था तो वह सही हो सकता है। हालांकि येजिवेन के लिए यह सच नहीं था, क्योंकि वह अपने पदार्पण के समय से ही जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बीच भटक रहा था। यह कहा जा सकता है कि वह कई बार मृत्यु के कगार पर था। उसने किस तरह की लड़ाई नहीं देखी थी। उसने किस निर्दयी और षड्यंत्रकारी विरोधी को नहीं मारा था। आपको मुझसे ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये परिवार के उन ग्रीनहाउस फूलों की तरह नहीं हूं जिन्होंने बहुत अधिक लड़ाइयों का अनुभव नहीं किया है। येजिवेन ने आत्मविश्वास से कहा। वास्तव में यह अधेड़ उम्र का आदमी कुछ हद तक पक्षपाती था, ठीक येजू, ये फैंग और अन्य लोगों की तरह। उनका लड़ने का अनुभव इस अधेड़ उम्र के आदमी जितना समृद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह कम नहीं था। क्योंकि साधारण प्रतिभाओं को ग्रीनहाउस में फूलों की तरह उगाया जा सकता है, लेकिन शीर्ष स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ नहीं कर सकते। केवल रक्त और आग में लड़कर और अनगिनत संसाधनों के साथ पूरक होकर एक स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ बनाया जा सकता था। ठीक है, यह अच्छा है कि आपके पास ऐसा आत्मविश्वास है। अधेड़ उम्र के इस आदमी को भी ऐसा लग रहा था कि येजिवेन असाधारण थी। अभी कुछ देर पहले ही उस पर चुपके से हमला किया गया था, लेकिन वह अभी भी एक पल में प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। यह देखा जा सकता था कि वह हमेशा सतर्क रहता था, जो कुछ ऐसा था जो साधारण जीनियस नहीं कर सकते थे। केवल उनके जैसे लोग, जो साल भर खतरे में रहते थे, हर समय सतर्कता बनाए रख सकते थे, क्योंकि एक बार आराम करने के बाद वे दुखद रूप से मर सकते थे। आमतौर पर जीनियस विलासिता में पले बढ़े और स्वाभाविक रूप से उनकी सतर्कता बहुत अधिक नहीं थी। इसने येजिवेन को आम लोगों से कुछ अलग बना दिया। हालांकि उसके द्वारा पहले प्राप्त की गई जानकारी के बारे में सोचते हुए उसके सामने यह व्यक्ति ये परिवार द्वारा खेती नहीं किया गया था, बल्कि ये परिवार का वंशज था। और यदि ये परिवार का एक वंशज सभी प्रकार की कठिनाइयों और जीवन और मृत्यु के अनुभवों से नहीं गुजरा, तो उसके पास ये परिवार के शीर्ष स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ताकत कैसे हो सकती है। यह सोचकर येजिवेन ने सामान्य और राहत महसूस की। मेरा नाम ये जोंगटियन है। इस बार मैं ये कुओहाई के घेराव और विनाश का नेतृत्व करूंगा। आप मेरे साथ आइए, हम दूसरों से मिलने के लिए सीधे ट्रांसमिशन व्यू से गुजरेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने पेश किया। ठीक है, येजिवेन, ये जोंगटियन के पीछे पीछे गया और सीधे दूसरे हॉल में चला गया। वहां वास्तव में एक छोटा टेलीपोर्टेशन एरे था। यह ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार की संचरण सरणी स्थापित करने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कानून की अभिव्यक्ति के दायरे को पार करने वाले विशेषज्ञों को भी इसे स्थापित करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी होगी। अगर लॉ एनफोर्समेंट हॉल में इस तरह का ट्रांसमिशन अरे होता तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्रांच हॉल में भी ऐसा ट्रांसमिशन अरे होगा। इससे येजिवेन के मन में कानून प्रवर्तन हॉल की गहरी नींव के लिए सम्मान का एक नया स्तर आ गया। हालांकि येजिवेन थोड़ा चकित था और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बातें भविष्य में धीरे धीरे समझी जा सकती थीं। जैसे ही ट्रांसमिशन एरे सक्रिय हुआ, येजिवेन को अचानक लगा कि अंतरिक्ष की आसपास की शक्ति विकृत होने लगी है। उसके शरीर को भी अंतरिक्ष की शक्ति ने जकड़ लिया और वह विकृत होने लगा। यह भावना अपरिचित नहीं थी। जब वह ट्रू मार्शल डोमेन में थे तो उन्होंने कई बार ट्रांसमिशन एरे का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक वह जिस स्थान पर जाना चाहता था, वहां खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी इच्छा से एक अस्थायी ट्रांसमिशन सरणी स्थापित कर सकता था। वह अंतरिक्ष के नियम से अपरिचित नहीं था। हालांकि प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में अंतरिक्ष के कानून में उसकी उपलब्धियां कम न होने पर भी यह बेकार था। उसके पास अंतरिक्ष को अलग करने की शक्ति नहीं थी, जब तक कि वह कानून घोषणापत्र के दायरे को पार नहीं कर सकता था। प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में ट्रांसमिशन एरे में अंतरिक्ष के कानून का टूटना 1000 गुना या ट्रू मार्शल डोमेन की तुलना में 10,000 गुना अधिक गंभीर था। यहाँ तक अगर एक सामान्य व्यक्ति के पास ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग करने के लिए पैसा होता है तो उनका शरीर फाड़ बल का सामना करने में सक्षम नहीं होता है और वे अलग हो जाते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसके साथ हम लोग खेल सकें। इस प्रसारण सरणी ने उसे एक शहर में भेज दिया। हालांकि इससे पहले कि येजिवेन यह पता लगा पाता कि यह कौन सा शहर है, उसने फिर से टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया।
अंत में गंतव्य तक पहुंचने से पहले लगातार टेलीपोर्टेशन 4 घंटे से अधिक समय तक चला। हालांकि अंतिम गंतव्य शहर में नहीं बल्कि एक बंजर पहाड़ में था। यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था, यहाँ तक एक छोटी सी जगह में भी छिपा हुआ था। इसे बाहर से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। वास्तव में यदि कोई किसी विशेष तकनीक का उपयोग नहीं करता है, भले ही कोई बीच में चला जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसे ही ये ज़िवेन यहाँ पहुंचे, उन्होंने पाया कि कई अत्याचारी स्वामी यहाँ इंतजार कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक असाधारण आभा थी। उनके शरीर पर प्रबल रक्त ऊर्जा उनके शरीर की सतह पर बंद थी, लेकिन उन्हें देखना पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। बिना किसी अपवाद के वे सभी व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा एक नज़र में ये ज़िवेन ने देखा कि वे सभी कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि केवल ये जोंगटियन कानून घोषणा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे, वे कानून अभिव्यक्ति दायरे के 5वें स्तर में बिल्कुल अत्याचारी विशेषज्ञ थे। इस तरह का एक लाइनअप फले फूले क्लाउड सी रीजन जैसी जगह में एक बड़े क्षेत्र को साफ करने के लिए पर्याप्त था। यह एक ऐसी ताकत भी थी जो केवल ये परिवार जैसा उत्कृष्ट अधिपति ही धारण कर सकता था। ये जोंगटियन, तुम इस बार देर से आए हो। तुम एक बच्चे को भी कानून घोषणा के दायरे के दूसरे स्तर पर ले आए। क्या वह तुम्हारे कबीले में एक जूनियर है? यह सही है। क्या आप नहीं जानते कि यह मिशन कितना खतरनाक है? यहाँ तक हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम जीवित रह सकते हैं, फिर भी आप यहाँ एक जूनियर को लाने की हिम्मत करते हैं। जब समय आएगा, अगर हम अपना ख्याल भी नहीं रख सकते हैं, तो हमारे पास आपके जूनियर की देखभाल करने में आपकी मदद करने का समय कैसे होगा? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये ज़िवेन ने यहाँ टेलीपोर्ट किया, उसने महसूस किया कि 1 दर्जन से अधिक अत्याचारी आभा तुरंत उसके शरीर पर आ गए, जैसे कि वे उसे एक पल में देखना चाहते थे। इनमें से प्रत्येक विशेषज्ञ असामान्य रूप से भयानक था। उनमें से कोई भी येसुए से कमजोर नहीं था, लेकिन वे येसुए से पूरी तरह से अलग थे। ये जोंगटियन की तरह वे भी ये ज़िवेन की ताकत पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ज़िवेन भी ये कुओहाई के घेराव में भाग लेने के लिए आई थी, बल्कि वे यह मानेंगे कि ये जोंगटियन पक्षपाती था और दुनिया को देखने के लिए अपने कबीले के कनिष्ठ को लाया था। हाँ, दुनिया देखने के लिए। उनकी नज़र में उनकी साधना युवा पीढ़ी के उन प्रतिभाओं जितनी ऊंची भले न हो, लेकिन दुनिया को देखने के मामले में वे उनसे कहीं ज़्यादा थे। वे लोग थे जो वास्तव में लाशों के पहाड़ों और लहू के समुद्र से बाहर निकल आए थे। वे छोटे बच्चे जो केवल ग्रीनहाउस में ही बड़े हो सकते थे, कुछ नहीं जानते थे। किसी को यह जानना होगा कि एक शीर्ष विशेषज्ञ सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा होगा। कोई भी उच्च क्षेत्र में सुचारू रूप से कदम नहीं रख सकता था। कई लोग मौत के मुंह से भी बाल बाल बचे थे। इसलिए ये कुओहाई को घेरने का अवसर किसी के क्षितिज को व्यापक बनाने का एक दुर्लभ अवसर था। ये ज़िवेन ने बात नहीं की, लेकिन ये जोंगटियन जो उसके बगल में था ने कहा, यह ये ज़िवेन है। वह हमारे घेराव और विनाश मिशन में शामिल होने के लिए येज़्यू की जगह लेगा। यदि आप में से कोई उसे कमानता है तो आप गलत हैं। कुछ समय पहले जियागू जेंगहाओ, जो हमारे परिवार में परेशानी खड़ी करने आया था, उसके कारण अपंग हो गया था। यह सिर्फ एक छोटा जियागू जेंगहाओ है। उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? दुनिया में हजारों लोग हैं जो उसे अपंग कर सकते हैं। यह कुछ भी नहीं है। इस समय एक पुराने लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर ने कहा, इसके अलावा क्या आपको लगता है कि यह बच्चों का खेल है? आमने सामने की लड़ाई। हम डार्क हॉल से एक मास्टर को घेरने और उसका सफाया करने जा रहे हैं। आप सभी को डार्क हॉल के बारे में पता होना चाहिए। उनमें से कौन एक कठिन प्रतिद्वंद्वी नहीं है? डार्क हॉल में भी ये कुहाई का उल्लेख नहीं है। वह एक प्रसिद्ध अत्याचारी गुरु भी है। उद्धरण चिन्ह। इस समय लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर्स के एक समूह ने सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति की बातों से सहमत हुए। उनका अपना गौरव था। शायद उनकी योग्यता उन स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों जितनी ऊंची नहीं थी, लेकिन जब जीवन और मृत्यु की लड़ाई की बारी आई तो वे निश्चित रूप से उसी स्तर के प्रतिभाओं को सैकड़ों सड़कों से पीछे छोड़ सकते थे। उस तरह का आमने सामने का द्वंद्व उनकी राय में सबसे हास्यास्पद और बेतुका व्यवहार था। वास्तविक युद्ध के मैदान में जिसने आपको एक मौका दिया, जिसने आपको हर कीमत पर सामना करने की योग्यता दी, प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए राजा का तरीका था। यह कल्पना की जा सकती थी कि 2 पूरी तरह से अलग मार्शल आर्ट से पूरी तरह से अलग लोग बनेंगे, और ये दोनों तरह के लोग अक्सर एक दूसरे को हेय दृष्टि से देखते थे। ये स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ सभी अहंकारी थे। उन्होंने सोचा कि स्वर्ग के गर्व विशेषज्ञ पृथ्वी पर दूसरे हैं और वे तीसरे हैं। उन्होंने सोचा कि वे दुनिया में सबसे अद्भुत प्रतिभा थे, और ये लोग भी उन जीनियस को हेय दृष्टि से देखते थे। उन्होंने महसूस किया कि वे एक ग्रीनहाउस में फूल थे जो हवा और लहरों का सामना करने में असमर्थ थे। यदि वे वास्तव में लड़े तो वे आमने सामने की लड़ाई में उन्हें मार सकते थे। ऐसा इंसान हमारे लिए बोझ ही बनेगा। मूल रूप से मैं येसुए के हमारे साथ शामिल होने से बहुत संतुष्ट नहीं था, लेकिन वैसे भी येसुए ने कई मिशनों में भाग लिया है,
इसलिए उसे समृद्ध अनुभव माना जा सकता है। लेकिन यह येज़िवेन कौन है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। बूढ़े व्यक्ति ने येज़िवेन की तरफ रूखी नज़रों से देखा और कहा, समय आने पर यह हमारे मिशन को विफल करने का कारण भी बन सकता है। मैं नहीं चाहता कि उच्च अधिकारी गर्म सिर वाले बने रहें और हमें कुछ युवा स्वामी नियुक्त करें। क्या वे हमारे मिशन को मजाक के रूप में मान रहे हैं? बूढ़े आदमी के शब्दों ने तुरंत ही कई ट्रांसेंडेंस रियलम मास्टर्स की सहमति प्राप्त कर ली। हाँ, कौन इन युवा उस्तादों की देखभाल करना चाहेगा? ये कुओहाई जैसे क्रूर और चालाक गुरु का सामना करते हुए वे भी अपना ख्याल नहीं रख सकते थे। वे शायद खुद की रक्षा करने में भी सक्षम न हो, इन अमीर युवा स्वामी को बचाने की तो बात ही छोड़िए। पर वे ना नहीं कह सकते थे, क्योंकि अगर वे उन्हें नहीं बचाते तो ऊपर से ऐसे लोग होते जो स्वाभाविक रूप से क्रोधित होते और उन्हें दंड देते। इसलिए वे उन्हें नहीं बचा सके, लेकिन वे भी उन्हें नहीं बचा सके। समय के साथ वे इस तरह के धनी युवा स्वामी से घृणा करने लगे जो धन का उपयोग अपने धन को चमकाने के लिए करते थे। इस समय येज़िवेन को पता था कि वह अब और चुप नहीं रह सकता। साल भर जिंदगी और मौत के बीच भटक रहे इन दिग्गजों से उन्हें निपटना था। उनके साथ तर्क करना बेकार था। येज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, भीड़ की ओर देखा और कहा, मैं ज्यादा बकवास नहीं कहूंगी। जो भी आश्वस्त नहीं है बाहर आओ, या यदि तुम सब एक साथ मेरे पास आना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। येज़िवेन ने अपनी आंखें नीची कर लीं और मुस्कुरा दी। ये जोंगटियन को छोड़कर, हालांकि ये लोग बहुत अत्याचारी थे और येज़ू से ज्यादा बुरे नहीं थे, येज़िवेन अब पहले जैसी नहीं थी। आधे महीने पहले की तुलना में वह पहले ही छलांग और सीमा में सुधार कर चुका था। वह पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे आकाश में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। स्वाभाविक रूप से वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अहंकार, आज मैं आपको आपके ग्रीनहाउस के फूलों और हमारे बीच के अंतर को देखने दूंगा। बूढ़ा दहाड़ा और येज़िवेन की ओर झपटा। वह नहीं जानता था कि पिछले दिनों के स्वर्ग के अभिमान विशेषज्ञ ने उसे अपमानित किया था। इसलिए वह इन लोगों से विशेष रूप से अप्रसन्न था जो कुछ सोना कमाने के लिए यहाँ आए थे। उसका फिगर भूत की तरह था और वो एक पल में सीधे येज़िवेन के सामने आ गया। उसके हाथ में एक कीमती कृपाण तुरंत दिखाई दी। एक भनभनाहट की आवाज के साथ एक अकल्पनीय प्रकाश फूटा, विशाल आकाश को तोड़ते हुए, और तुरंत येज़िवेन की ओर गिरा। यह कृपाण साफ सुथरी थी, कोई अनावश्यक हलचल नहीं थी। यह उन जीनियस के फैंसी और जटिल मार्शल आर्ट से अलग था। साल भर जीवन और मृत्यु के बीच भटकने वाले ये लोग उन फैंसी और जटिल मार्शल आर्ट में विश्वास नहीं करते थे जो समय लेने वाली और श्रमसाध्य थीं। इसके विपरीत वे केवल एक वार से मारने में विश्वास करते थे। दो पूरी तरह से अलग मार्शल डाउन्स। यह कहना असंभव था कि कौन सा सही था और कौन सा गलत था, क्योंकि दोनों की तुलना पहले स्थान पर नहीं की जा सकती थी। उसकी गति बहुत तेज और सटीक थी, लेकिन यह येज़िवेन की नज़रों से बच नहीं सकी। जिस क्षण से वह बाहर गिरा, उसे पहले ही येज़िवेन द्वारा बंद कर दिया गया था। इस समय येज़िवेन का शरीर तुरंत क्यूई और रक्त की लहर से फट पड़ा। उसके हाथ में एक ज्वाला प्रकट हुई और तुरंत एक लंबी कृपाण में संघनित हो गई। जैसे ही उसने इसे लहराया, दुनिया जलती हुई लग रही थी। येज़िवेन, जो पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे आकाश में प्रवेश कर चुके थे, को मूल लेखक से लगभग ऊपर वुडबर्निंग सेबर तकनीक के ऐसे सेट की समझ थी। उनकी पहली चाल एक महान शक्ति थी। बूम! दो लंबी तलवारें मध्य हवा में मिलीं। यह लगभग ऐसा था जैसे दो पूरी तरह से अलग मार्शल आर्ट मध्य हवा में आपस में टकरा गए हों। चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ हलकों में फूटते हुए अनगिनत ताकतों ने हवा में विस्फोट किया। अंतहीन तूफान के बीच वायुतरंगों से एक आकृति लड़खड़ाती हुई निकली। सभी ने एक नज़र डाली और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा व्यक्ति था जो अभी अभी शोर मचा रहा था। इस समय उसका झुर्रीदार चेहरा असामान्य रूप से लाल था। उसने अपने चेहरे पर एक भयानक नज़र से येज़िवेन को देखा। उसने अभी अभी टक्कर के दौरान एक अतुलनीय भयानक शक्ति को सीधे अपने शरीर पर बमबारी करते हुए महसूस किया था। इस वजह से उसने करीब करीब एक और पुराना खून उगल दिया था। यदि यह खजाना कृपाण और उसके शरीर पर कवच के लिए नहीं था जिसने इसे महत्वपूर्ण क्षण में अवरुद्ध कर दिया था, तो शायद यह अपरिहार्य था कि उसने मुंह से खून बहाया होता। उसकी आंखों में बेकाबू ईर्ष्या का एक निशान चमक उठा। यह इन प्रतिभाओं का लाभ था। हालांकि उनके पास लड़ाई का समृद्ध अनुभव नहीं हो सकता है, वे अकेले अत्याचारी ताकत से बहुत से लोगों को कुचल सकते हैं। उसका मेल नहीं हुआ, इस वजह से उसकी सुलह नहीं हो पाई थी। क्यों? उन्होंने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की थी, लेकिन वे प्रतिभाओं के आकस्मिक प्रशिक्षण से कहीं अधिक मजबूत थे। भगवान का जन्म अनुचित होने के लिए हुआ था। जन्म से न्याय नहीं था और मृत्यु में भी निष्पक्षता नहीं थी। कुछ लोगों का जीवन 100 साल से कम का था, लेकिन कुछ लोग इत्मीनान से दसियों हजार साल तक जी सकते थे, भले ही उन्होंने कुछ न किया हो। ठीक उसी तरह येज़िवेन का हमला जारी रखने का इरादा नहीं था। वह बस उन्हें उदासीनता से देखता रहा। उनका अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था।
अब अंत में बोझ कौन था? यह देखकर कि बूढ़े आदमी ने टक्कर से लगभग खून उगल दिया था, हर कोई पहले से ही उनके बीच की खाई को देख सकता था। केवल एक चाल में इस बूढ़े आदमी को येज़ेवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था, एक प्रतिभावान व्यक्ति जो हाल के वर्षों में प्रसिद्धि में बढ़ा था। और वे सभी देख सकते थे कि येज़ेवेन ने शायद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा यह बूढ़ा व्यक्ति केवल खून ही नहीं उगल रहा होता। घटनास्थल पर सन्नाटा पसरा रहा, सब एकाएक सहम गए। जाहिर है उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर इस तथ्य को स्वीकार किया कि इन तथाकथित प्रतिभाओं की तुलना में उन्हें सभी प्रकार के युद्ध के अनुभव में केवल एक फायदा हो सकता है। एक चाल, बस एक चाल, और इसने उसे लगभग खून थूकने पर मजबूर कर दिया। ये युवा प्रतिभाएं प्रत्येक पीढ़ी के साथ अधिक से अधिक असामान्य होती जा रही हैं। मैंने ऐसा असामान्य अस्तित्व पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा वह कानून के चरण के दायरे के दूसरे आसमान पर है। मैंने ऐसा असामान्य अस्तित्व कभी नहीं देखा। अगर हम उसे कानून के चरण के दायरे के 5वें आसमान तक बढ़ने देते हैं तो यह भयानक होगा। मुझे डर है कि हम सब मिलकर उसकी एक अंगुली को हरा नहीं पाएंगे। उसने अभी क्या कहा? उसने जियागू जेंघाओ को हरा दिया। ऐसा लगता है कि यह मामला हाल ही में हलचल मचा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने जियागू जेंघाओ को अपंग कर दिया। क्या यह बच्चा है? इस समय नग्न वास्तविकता का सामना करते हुए उन सभी ने अपने अहंकारी सिर नीचे कर लिए। उन्हें येज़ेवेन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा। उन्हें येज़ेवेन की ताकत का गंभीरता से सामना करना पड़ा। भले ही येज़ेवेन के पास जियागू जेंघाओ को हराने का रिकॉर्ड था, फिर भी उनकी नज़र में यह सिर्फ बच्चों का खेल था। बच्चों का खेल था तो वो क्या थे जो अब एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते थे? क्या वे मूर्ख थे? अब मुझे बताओ, इस बार में ये कुओहाई को घेरने के ऑपरेशन में शामिल हुआ कौन सहमत हुआ? किसने आपत्ति की? येज़ेवेन ने कानून के दायरे के कई उस्तादों को देखा। वे मूल रूप से आक्रामक थे, लेकिन इस समय उन सभी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और फिर येज़ेवेन को देखने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि सबसे क्रोधित बूढ़ा भी कोई अपवाद नहीं था। बलवान के सामने उम्र, वरिष्ठता और अनुभव सब बकवास और क्षणभंगुर बादल थे। इसके अलावा बहुत से लोग सोचने लगे थे कि चूंकि येज़ेवेन इतनी मजबूत थी, इसलिए उनके लिए इतना मजबूत साथी होना कोई बुरी बात नहीं होगी। येज़ेवेन ने देखा कि उनमें से किसी ने भी आपत्ति नहीं की, और वे जानते थे कि आखिरकार वे उससे डर गए थे। उनका सारा अहंकार उसकी ताकत के सामने बहुत ही नाजुक लग रहा था। चूंकि किसी ने आपत्ति नहीं की, तो येज़ेवेन आधिकारिक तौर पर हमारी टीम में शामिल हो जाएगी। ये जोंगटियन ने सभी की तरफ देखा और कहा, हर किसी को पता होना चाहिए कि ये कुओहाई किस तरह का व्यक्ति है। भयावह और चालाक उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा उसके पास हमारे ये परिवार के कई राज हैं। इसलिए इस बार अगर हम उसे पकड़ पाए तो हम उसे पकड़ लेंगे, नहीं तो हम उसे मौके पर ही मार देंगे। इसके अलावा हमें उसे डार्क हॉल के लोगों से भी तेज खोजना चाहिए। सभी ने सिर हिलाया। उनके आने से पहले वे कमोबेश इस मिशन के बारे में जानते थे। हालांकि चूंकि ये कुओहाई की ताकत लॉ फेज रियल्म के 6ठे आसमान पर पहुंच गई है, इस बार उसे पकड़ने का मुख्य काम मेरा होगा। उसके बचने के संभावित रास्ते को रोकने के लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये जोंगटियन को कार्य सौंपने का अनुभव था। येज़ेवेन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने इसे ध्यान में रखा। यही कुओहाई वास्तव में ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे आकाश में था, और चूंकि वह डार्क हॉल से भाग गया था, यह स्पष्ट था कि वह ट्रांसेंडेंस दायरे का केवल एक साधारण 6ठा आकाश नहीं था। येज़ेवेन को भरोसा था कि वह ट्रांसेंडेंस दायरे के एक साधारण 6ठे आसमान के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन अगर वह डार्क हॉल जैसी जगह से आया है तो यह उस पर निर्भर करेगा। हालांकि स्निपिंग का मुख्य कार्य ये जोंगटियन द्वारा पूरा किया गया था। ये कुओहाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ये जोंगटियन भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। यहाँ तक अगर येसुए ने पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे आसमान को पार कर लिया होता, तो वह केवल पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे आसमान के शिखर पर होती। उनके लिए वे ये कुओहाई के संभावित पलायन मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार थे। यह अपेक्षाकृत आसान काम था। हालांकि वह अभी भी ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे स्तर के विशेषज्ञ के लिए एक मैच नहीं था, लेकिन उनके लिए उन्हें ब्लॉक करना कोई समस्या नहीं थी। हर किसी को इस मिशन के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मिशन के बाद कबीले को पुरस्कारों की कमी नहीं होगी, इसलिए सभी को आपको इस मिशन के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, ये जोंगटियन ने कहा और फिर से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। इस समय येज़ेवेन के साथ लड़ाई के कारण बड़ा क्यूई और खून लगभग ठीक हो गया था। ठीक है, मैं यह कहूँगा, चलो जल्दी चलते हैं। अगर हम और देर करते हैं तो मुझे डर है कि हम ये कुओहाई को ढूंढ नहीं पाएंगे। येज़ेवेन सहित ट्रांसेंडेंस रियलम के कुल 13 5वें स्काई और 6ठे स्काई के मास्टर थे। उनकी उड़ने की गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। यह सिर्फ एक मिलन स्थल था, लेकिन ये कुओहाई अभी भी यहाँ से सैकड़ों हजारों मील दूर था। दुश्मन को सचेत न करने के लिए उन्होंने सीधे वहां टेलीपोर्ट नहीं किया। येज़ेवेन भीड़ में मिली जुली थी, अदृश्य दिख रही थी।
जैसे ही वह इत्मीनान से चला, वह भीड़ के पीछे बिना पीछे हटे मजबूती से चलने में सक्षम हो गया। हालांकि हर कोई जानता था कि उसकी ताकत अत्याचारी थी, वे दूसरी जगहों से भी वापस लड़ना चाहते थे। वे येकशिवेन को अपनी ताकत दिखाने के लिए गति का उपयोग करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि भले ही उनकी ताकत पारलौकिक क्षेत्र के 5वें आकाश के स्तर तक पहुंच गई हो, उनकी आंदोलन तकनीक शायद इस स्तर तक नहीं पहुंची होगी। हालांकि जब वे वास्तव में दौड़े तो उन्होंने महसूस किया कि येकशिवेन इत्मीनान से टहल रहे थे। जब वह चला तो वह वास्तव में उनके साथ रह सकता था जो पूरी गति से भाग रहे थे। जाहिर है, उसकी रफ्तार इससे कहीं ज्यादा थी। उसके दिल में वह चुपके से चौंक गया। कोई कमी न होने का क्या मतलब था? यह था, चाहे वह सैद्धांतिक गति हो या मार्शल आर्ट की समझ, वह एक भयानक दायरे में पहुंच गया था। यदि कोई कमी थी तो यह होगी कि उसका क्षेत्र पर्याप्त नहीं था, काफी दूर था। यह देखने के बाद कि येकशिवेन आसानी से उनके साथ रहने में सक्षम थी, सभी ने अपने दिल में अपने तुच्छ विचारों को वापस ले लिया। कोई बात नहीं, येकशिवेन अब उनकी साथी थी। येज़िवेन ने केवल उन पर नजर डाली थी, लेकिन वह कैसे अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। हालांकि उसने उन्हें डराने के बारे में सोचा भी नहीं था। इस समय वह पूरे मन से ये कुओहाई के बारे में सोच रहे थे। चूंकि उन्होंने डार्क हॉल को धोखा देने की हिम्मत की, उन्होंने पूरी तैयारी की होगी, खासकर तब जब उनकी ताकत उस स्तर से अधिक थी जो वह इस समय संभाल सकते थे। उसे बाहर जाना था और सावधान रहना था। ध्यान से, इस समय ये जोंगटियन, जो टीम में सबसे आगे थे, ने कहा, हालांकि हम सभी लॉ एनफोर्समेंट हॉल से हैं, यहाँ तक मुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि चयन के मामले में डार्क हॉल हमसे ज़्यादा सख्त है। जो लोग उनके द्वारा मूल्यवान हो सकते हैं वे लगभग समान हैं यदि वे जीनियस नहीं हैं। इसके अलावा इस ये कुओहाई को डार्क हॉल से बहुत सारी विशेष ट्रेनिंग मिली है। वह हत्या और एंटी ट्रैकिंग में कुशल है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सभी ने सिर हिलाया, उनके भाव गंभीर थे। उनके पास गंभीर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इसमें शामिल व्यक्ति पहले ही ट्रांसेंडेंस दायरे के छठे स्वर्ग में कदम रख चुका था। कड़े शब्दों में कहें तो ये जोंगटियन के बिना वे आसानी से दूसरी पार्टी द्वारा मारे जा सकते थे, इसलिए वे केवल इंटरसेप्शन में मदद करने के लिए यहाँ थे। येज़िवेन ने भी ध्यान से सुना। ये बातें उसके लिए फायदेमंद भी थीं। हालांकि उसे एक नौसिखिया कहना एक बड़ी गलती होगी जो कुछ भी नहीं जानता था। अतीत में, चाहे वह युआन स्कूल हो या ट्रू मार्शल स्कूल, उसे इसी तरह के कई कार्य मिले थे। कई निर्मम और चालाक उस्ताद भी उसके हाथों मारे गए। इनमें से कई तो कई सालों तक सुलझ ही नहीं पाए। हालांकि वे येकशिवेन के एक भी वार का सामना नहीं कर सके। जल्द ही हर कोई पहले से ही एक पर्वत श्रृंखला पर उड़ चुका था। यह पर्वतमाला साधारण हरी भरी पर्वतमाला से बिल्कुल अलग थी। यह एक धूसर सफेद दृश्य था, एक धूसर दुनिया की तरह। यह आसपास के दृश्यों से बिल्कुल अलग था, एक पूरी तरह से अलग दुनिया बना रहा था। इसके अलावा बहती हुई गैस ने भी येकशिवेन को एक जाना पहचाना एहसास दिया। शैतान ऊर्जा, हाँ, यह शैतानी ऊर्जा थी। इस माहौल ने येकशिवेन को भी एक जाना पहचाना एहसास दिया। यह शैतानी दुनिया की भावना थी। जब वह ट्रू मार्शल वर्ल्ड में थे तब वे स्पेस चैनल के जरिए डेविल वर्ल्ड में गए थे, इसलिए वे डेविल वर्ल्ड से काफी परिचित थे। वह डेविल वर्ल्ड के वातावरण से भी बहुत परिचित था। इस समय ये जोंगटियन, जो सबसे आगे थे, ने कहा, हर कोई सावधान रहें। अगला, हम इस डेविल माउंटेन में प्रवेश करेंगे। सभी को सावधान रहना चाहिए, शैतानी ऊर्जा को अपने शरीर पर आक्रमण न करने दें। ये जोंगटियन को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। सभी प्रकार के अनुभवी लोगों ने शैतानी ऊर्जा को अलग करते हुए पहले ही अपने शरीर की सुरक्षा आभा खोल दी थी। इस समय येज़िवेन ने पहले ही इस दानव पर्वत की उत्पत्ति का अनुमान लगा लिया था। दानव जाति ने एक बार प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर आक्रमण किया था। हालांकि अंत में उन्हें हटा दिया गया था, फिर भी प्राचीन बेरेंस महाद्वीप ने एक ऐसी जगह बनाई जहां विभिन्न कारणों से दानव आभा एकत्र हुई। इसे डायमंड डोमेन कहा जाता था। अंतहीन सागर क्षेत्र में कैस दानव सागर की तरह यह भी एक ऐसी ही जगह थी। यह एक शक्तिशाली शैतान की कब्रगाह हो सकती है। हालांकि लाखों साल बीत चुके थे, लेकिन शैतान के नियम खत्म नहीं हुए थे और शैतान का शरीर अमर था। शैतान के शरीर से निकलने वाली शैतानची ने धीरे धीरे ऐसी हताश स्थिति बना दी। यह भी हो सकता है कि यहाँ शैतान जाति का कोई अनमोल खजाना बचा हो। समय के साथ ऐसी जगह भी बन सकती है। मूल रूप से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के विभिन्न समूह ऐसे कई क्षेत्रों को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उनमें से बहुत सारे थे। जैसा कि डेविल रेस के पैरों के निशान पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में थे, ऐसे बहुत से डेविल डोमेन पीछे छूट गए थे। उन सबको मिटाना संभव नहीं था। इसके अलावा उनका उपयोग युवा पीढ़ी के युवा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए उन्हें मौन रूप से संरक्षित किया गया था। इस समय सभी को थोड़ा अजीब लगा। ये कुओहाई ऐसे डेविल डोमेन से क्यों बचेंगे? हालांकि उन्होंने उसे पहले ही इस जगह पर ट्रैक कर लिया था।
हार मानने का कोई कारण नहीं था। ये जोंगटियन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये कुओहाई ने इस डेविल डोमेन में प्रवेश किया है? इस समय एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ ने पूछा। यह एक योद्धा थी जो एक अधेड़ उम्र की महिला की तरह दिखती थी। उसने इधर उधर देखा और पूछा, हाँ, यह यहाँ होना चाहिए। हमारे पास एक जासूस है। जब ये कुओहाई वहां से गुजरा तो उसने उस पर कुछ पाउडर छिड़कने का नाटक किया। यह पाउडर रंगहीन और गंधहीन होता है, लेकिन इसे एक खास तरीके से सूंघा जा सकता है। मुझे इसकी गंध आ रही है और वह वास्तव में नरक क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। ये जोंगटियन ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी सी बंधी हुई थीं। हालांकि उसने ऐसा कहा, वास्तव में इस शैतान क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसमें कुछ ही लोग थे और इसमें अज्ञात शैतान पैदा हुए और बढ़ रहे थे। यह बहुत खतरनाक था। इसके अलावा शैतान ची इस स्थान पर बह रही थी और उनके लिए शैतान ची को अवशोषित करना असंभव था। इसलिए वे केवल अपने स्पिरिट क्रिस्टल का ही उपभोग कर सकते थे। वे लंबे समय तक नहीं लड़ सके, जो उनकी सबसे बड़ी कमी थी। इतना बड़ा डेविल डोमेन, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ छुपा है। अगर हमें उसे एक एक करके ढूंढना है तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। अधेड़ उम्र की महिला ने कुछ उदास होकर कहा। इसके अलावा वह बिना किसी कारण के दानव डोमेन में क्यों आएगा? हालांकि दानव डोमेन का हमारी युद्ध शक्ति पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, यह उसके लिए समान है। क्या यह देशद्रोही हो सकता है? वास्तव में दानव जाति के साथ सांठगांठ करने का साहस करता है। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में डेविल रेस हार गई थी, इसलिए लोगों ने डेविल रेस की मार्शल आर्ट के बारे में उतनी बात नहीं की जितनी उन्होंने ट्रू मार्शल डोमेन में की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रू मार्शल डोमेन डेविल रेस के लिए एक वयस्क और चींटी की तरह था। यदि डेविल रेस पूरी ताकत से आक्रमण करती है तो ट्रू मार्शल डोमेन इसका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए लोग डेविल रेस के बारे में डर के साथ बात करेंगे। हालांकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप डेविल रेस के बराबर था। वास्तव में वे शैतान जाति से भी अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए वे बहुत अधिक आराम कर रहे थे। हालांकि डेविल रेस की मार्शल आर्ट को विकसित करना वर्जित नहीं था, फिर भी डेविल रेस के साथ मिलीभगत करना एक टैबू था। यह कुछ ऐसा था जिसे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की कोई भी जाति सहन नहीं कर सकती थी। इस समय शैतान की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होने वाला केवल एक शिवेन था। उसके लिए चाहे वह शैतानी शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति, यह कोई समस्या नहीं थी। डेविल रेस की सर्वोच्च जादुई शक्ति को विकसित करने के बाद शैतानी ऊर्जा को नियंत्रित करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। दूसरों के लिए यह उनके प्रदर्शन को सीमित करेगा। हालांकि येक्षिवेन के लिए यह उसे हमेशा की तरह अपनी लड़ाकू शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति देगा। लंबी लड़ाई लड़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसमें वह गंध है तब तक हम उसे नहीं खोएंगे। हम उसे देर सवेर ढूंढ ही लेंगे। ये जोंगटियन ने अपना हाथ हिलाया और आत्मविश्वास से कहा। सभी ने ये जोंगटियन का अनुसरण किया और फिर से डेविल्स टेरिटरी में घुस गए। डेविल्स टेरिटरी में साल भर शैतानी हवाएं चलती थीं जो सूरज की रोशनी को चमकने से रोकती थीं। शैतानी हवाओं में कई राक्षस मिले हुए थे। जहां तक जिवेन और अन्य लोगों की बात है, वे सभी कानून अभिव्यक्ति के दायरे में अत्याचारी अस्तित्व थे। उनके प्रत्येक शरीर में प्राण शक्ति का संचार हो रहा था। दैत्यों की दृष्टि में वे सबसे स्वादिष्ट भोजन थे। जब उन्होंने ये जिवेन और अन्य लोगों को अंदर आते देखा तो उन्होंने अजीब सी चीखें निकाली और उनकी ओर लपके। हम्फ, राक्षस और राक्षस, नीच राक्षस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जासूसी करने की? ये जोंगटियन ने ठंडी सांस ली और एक हाथ से पकड़ लिया। एक पल में कई राक्षसों को कुचल दिया गया, जिससे आगे का रास्ता साफ हो गया। इस समय अन्य विशेषज्ञों ने भी राक्षसों की सफाई के लिए कार्रवाई की। ये जिवेन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ग्रेट ड्रैगन पकड़ने की तकनीक का अभ्यास भी किया, जो उन्होंने अभी अभी सीखी थी। कैजुअल ग्रैब के साथ यह ड्रैगन के पंजे जैसा था। इसने सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल दिया और अनगिनत राक्षसों को मार डाला। ये राक्षस इन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वे एक बार भी नहीं सह सके। जल्द ही वे हार गए और तितर बितर हो गए। डेविल्स टेरिटरी की गहराई में 1 दर्जन से अधिक लोग भी पहुंचे। अचानक ये जोंगटियन रुक गया और अपना हाथ हिलाया। रुको, मैं यहाँ रुक गया क्योंकि मुझे गंध आ रही थी। ये कुओहाई पास में है। इतना कहने के बाद ये जोंगटियन का चेहरा अचानक बदल गया। हे, तुम सच में संवेदनशील हो। इसके तुरंत बाद एक अत्याचारी आभा सबके सामने आ गई। बिना किसी छिपाव के एक आकृति प्रकट हुई। यह अपने 40वें वर्ष में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उनके शरीर से एक अजीब, शक्तिशाली और हिंसक आभा निकल रही थी जिससे लोग उन्हें सीधे देखने में असमर्थ थे। ये कुओहाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि हम तुम्हें ढूंढ पाते, तुम हमारे पास आने की हिम्मत करोगे। ये जोंगटियन ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा। उनके सामने जो आदमी था वह देशद्रोही ये कुओहाई था। यह सही है, मैं उसका सिर काट दूंगा और क्रेडिट का दावा करने के लिए वापस जाऊंगा। वो आज मरने वाला है।
वह मेरे लिए योगदान बिंदुओं में परिवर्तित होने जा रहा है। इस क्षण भीड़ हंसी में फूट पड़ी और बिना संयम के बोली, जैसे वह पहले ही मरने वाला था। नहीं, ये जिवेन नहीं, सावधान। ये मुंह की आवाज ने अचानक कहा, यह बहुत असामान्य है। ये कुहाई ने ये परिवार को धोखा दिया। जितनी जल्दी हो सके भाग जाना सबसे सामान्य बात है। मानव क्षेत्र से भागने के बाद वह किसी भी सेना में शामिल हो सकता था और बहुत सारे लोग होंगे जो उसका स्वागत करेंगे। आखिरी काम जो उसे करना चाहिए वह है यहाँ छिप जाना। यद्यपि मानव योद्धाओं की युद्ध शक्ति यहाँ दबी हुई है, क्या वह वही नहीं है? सार में ज्यादा अंतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये शिवेन अचानक सतर्क हो गई। दरअसल ये कुहाई इस समय अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागे और यहाँ तक उनके सामने पेश होने की पहल करने की हिम्मत भी नहीं की। यह बिल्कुल सामान्य नहीं था, हास्यास्पद। ये कुहाई मुस्कुराए और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मरने वाले हो। यह वास्तव में हास्यास्पद है। तुम वास्तव में मेरा पीछा करना चाहते थे। क्या तुम नहीं जानते कि मैं डार्क हॉल से आया हूँ? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि ये परिवार के पास क्या तरकीबें हैं? वह आगे बढ़ा और आत्मविश्वास से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको नहीं ढूंढ सकता क्योंकि आप बेरंग और गंधहीन हैं? मत भूलिए कि मैं क्या करता हूँ। चाहे वह ट्रैकिंग हो या एंटी ट्रैकिंग, आप मेरे साथ नहीं पकड़ सकते। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे द्वारा खोजा जाऊंगा? मैंने तुम्हें जानबूझकर यहाँ फुसलाया और तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हें खुद पर गर्व है। यह वास्तव में हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह। ये जोंगटियन और अन्य लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन ये जोंगटियन ने इसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। उनकी जबरदस्त ताकत ने उन्हें ऐसा आत्मविश्वास दिया था। तो क्या हुआ अगर तुमने हमें जानबूझकर यहाँ फुसलाया? तुम बस अपने ही जाल में फंसे हो। एक गद्दार के रूप में न केवल तुम भागे नहीं, बल्कि हमें यहाँ जानबूझकर लुभाने की हिम्मत भी की। ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी नियति है। यह तुम्हारी नियति है, ये जोंगटियन ने आत्मविश्वास से कहा। ये कुहाई वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसके अलावा उसकी सहायता के लिए उसके पास बहुत से शक्तिशाली योद्धा थे। उसे यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपने ही बनाए जाल में फंस रहे हैं। तुम लोग मुझे नीचे देख रहे हो, ये कुहाई ने उपहास किया। उसके हाथ की एक लहर के साथ दर्जनों मानव सिर आकाश में दिखाई दिए। ये जोंगटियन की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये डार्क हॉल के विशेषज्ञों के प्रमुख हैं। आप वास्तव में। इस दौरान सभी की नजर पड़ी। वास्तव में इन प्रमुखों में कुछ ऐसे भी थे जिनसे वे पहले मिल चुके थे। वे सभी भड़क गए। कानून प्रवर्तन हॉल और डार्क हॉल कई वर्षों से अंधेरे में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि वे आखिरकार ये परिवार के थे। वे भी एक ही कुल के थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि डार्क हॉल के विशेषज्ञों को ये कुहाई ने मार डाला है तो वे कैसे क्रोधित नहीं हो सकते हैं। हाँ, डार्क हॉल के वे बेवकूफ। मुझे कहना होगा कि आपका कानून प्रवर्तन हॉल इस पहलू में डार्क हॉल जितना पेशेवर नहीं है। उन्होंने मुझे आपसे बहुत पहले पाया था, लेकिन यह बेकार है। वे बस अपनी जान दे रहे हैं। ये कुहाई ने उपहास किया और कहा। उसने अचानक अपनी मुट्ठी बंद कर ली और आकाश में दर्जनों मानव सिर मौके पर ही फट गए। चिंता मत करो, आप जल्द ही उनसे अंडरवर्ल्ड में मिलेंगे। और इस समय ये कुहाई ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और इन लोगों की ओर बढ़ने का बीड़ा उठाया। अगर यह कोई और होता तो वह उन्हें मूर्ख होने के लिए डांटता, लेकिन ये कुहाई स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था, लेकिन वह वास्तव में अत्याचारी था। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर सबको कफन से ढांप दिया। यह चौंकाने वाला था। हर कोई सावधान रहें। यह हमारे ये परिवार का प्रसिद्ध गोल्डन सेंट ओरिजिन हैंड है। ये जोंगटियन जल्दी से चिल्लाया। इस समय ये कुहाई का बड़ा हाथ तुरंत सुनहरी रोशनी से आच्छादित हो गया। यह ऐसा था मानो उसकी पूरी भुजा सोने से बनी हो। दुनिया को तोड़ने के लिए एक पंजा काफी था। इस समय ये जोंगटियन के हाथ में एक बड़ी कृपाण दिखाई दी। कृपाण एक हिंसक भनभनाहट की आवाज निकालने लगा। उसकी सतह पर अनगिनत सिद्धांत आपस में गुंथे और उलझे हुए थे। कृपाण की आभा तुरंत बह गई, जिससे उपस्थित सभी लोगों की भावनाएं प्रभावित हुईं। हर कोई पछतावे की स्थिति में आ गया। यह है रिग्रेटलेस सेबर। यह एक अच्छी कृपाण तकनीक है, हालांकि यह जरूरी नहीं कि लोगों से बेहतर हो। ये कुहाई ने उपहास किया और कहा। उसका सोने का पानी चढ़ा हुआ सेंट ओरिजिन हैंड सीधे आसमान को पार कर गया और ये जोंगटियन की ओर बढ़ गया। इस समय उन्होंने दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि इन लोगों में से केवल ये कुहाई ही उनके असली विरोधी थे। दूसरे सिर्फ छोटे फ्राई थे। जब तक ये कुहाई मारे जाते, ये लोग भी मर जाते। गद्दार, मेरी कृपाण ले लो और पश्चाताप करो। ये जोंगटियन अचानक दुख और आक्रोश में चिल्लाया। कृपाण की कलात्मक अवधारणा तुरंत बह गई। देखते ही देखते लोगों को लगा कि वे घटनास्थल पर हैं। उन्होंने पहले से ही एक बहुत ही उच्च स्तर पर पछतावा कृपाण की कलात्मक अवधारणा को विकसित किया था।
कृपाण प्रकाश आकाश के माध्यम से टूट गया और तुरंत गोल्डन सेंट ओरिजिन हैंड की ओर फिसल गया। बूम! दो बेहद दबंग मार्शल आर्ट मध्य हवा में टकरा गए, जिससे तुरंत पूरा स्थान पागलपन से विकृत हो गया। अनगिनत राक्षसी क्यूई को या तो काट दिया गया और मौके पर ही विस्फोट कर दिया गया, या क्यूई की लहरों में बदलकर उपस्थित लोगों के कपड़ों को उड़ाते हुए उन्हें झकझोर कर रख दिया। लड़ाई के दोनों पक्ष रुकने से पहले 100 मीटर से अधिक पीछे हट गए। मार्शल आर्ट के संदर्भ में एक भावना थी कि वे कुछ हद तक समान रूप से मेल खाते थे। मारना। इस समय अन्य लोगों ने मौन रूप से गठन का शुभारंभ किया। उनकी आध्यात्मिक क्यूई को चरम सीमा पर धकेल दिया गया। एक पिंजरे की तरह पतली हवा से एक बड़ा गठन दिखाई दिया और तुरंत ये कुओहाई को दबा दिया। तोड़ो, अपने नंगे हाथों से आकाश को फाड़ दो। ये कुओहाई ने उस पिंजरे के सामने एक भयंकर गर्जना की जो उस पर दबाव डाल रहा था। उसके सुनहरे हाथ एक पल में शून्य से टूट गए और मैट्रिक्स में धंस गए। फिर दो विशाल हाथों ने अचानक मैट्रिक्स में एक छेद खोल दिया और यह मौके पर ही फट गया। ये ज़िवेन ने शुरू से अंत तक कोई चाल नहीं चली, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वे कैसे लड़े। उनके साथ कोई मौन समझौता तो दूर की बात है। इसलिए वह केवल युद्ध के मैदान के किनारे पर भटक सकता था, आगे बढ़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और किसी भी समय ये कुओहाई को सबसे घातक झटका देने के लिए तैयार हो सकता था। उस समय जब ये कुओहाई आकर्षित हुई, ये जोंगटियन ने चलना शुरू किया। उसका हाथ तुरंत कृपाण प्रकाश की एक धारा को बहा ले गया और सीधे ये कुओहाई के चेहरे पर जा लगा। बदमाश, मेरी कृपाण फिर से खाओ। पछतावा और घृणा। ये जोंगटियन का चेहरा और भी विकृत हो गया और उनके चेहरे पर पछतावा और आक्रोश उभर आया। ये जोंगटियन की गति बहुत तेज थी और यह चुपके से किया गया हमला था। लगभग एक ही पल में वह पहले ही ये कुओहाई के सामने आ चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये जोंगटियन पहले इतना आश्वस्त था। यदि केवल ताकत के आधार पर वह ये कुओहाई से बिल्कुल ही नहीं था। दूसरों के सहयोग से वह ये कुओहाई को मौके पर ही पकड़ सकता था, या कम से कम उसे मौके पर ही मार सकता था। ये कुओहाई को लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखों में एक हत्या का इरादा कौंध गया और फिर उसकी भौहों के बीच एक ड्रम तुरंत दिखाई दिया। डोंग! एक विशाल ड्रम ध्वनि निकली और एक पल में आसपास के अनगिनत शैतानची उबलने लगे, उबलते पानी की तरह, हिंसक रूप से मरोड़ते हुए। वे कृपाण रोशनी जो ये कुओहाई की ओर भाग रही थीं, वास्तव में एक पल में टुकड़ों में बिखर गईं और बस ये कुओहाई के शरीर के करीब नहीं जा सकीं। धिक्कार है, राक्षसी उपकरण। आपके पास राक्षसी उपकरण क्यों है? क्या आपने दानव जाति के साथ सांठगांठ की? ये जोंगटियन ने अपनी आंखें चौड़ी की और ये कुओहाई को अविश्वास से देखा। प्रारंभ में उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में दानव जाति सभी जातियों की दुश्मन थी। चाहे कुछ भी हो, प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में जातियां आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने के लिए अवशोषित करेंगी। उनके लिए शैतानची निस्संदेह सबसे गंदी ऊर्जा थी। अगर वे गलती से इसे अवशोषित कर लेते हैं तो वे खतरे में पड़ सकते हैं। हालांकि यदि दानव जाति प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर शासन करना चाहती थी, तो उन्हें प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को दानव दुनिया के समान वातावरण में बदलना पड़ा। यह दोनों पक्षों के बीच सबसे असहनीय संघर्ष था। इसलिए यदि विश्वासघात के स्तर थे तो दानव जाति पर भरोसा करना निस्संदेह सबसे घृणित व्यवहार होगा। यह ड्रम पूरी तरह से काला था और यह शैतान क्यूई की तरंगें उत्सर्जित कर रहा था। निस्संदेह यह एक राक्षसी उपकरण था। हे, तो क्या हुआ अगर यह है? आपको कैसे लगता है कि वे अतीत में मर गए? ये कुओहाई ने उपहास किया। उसके सिर के ऊपर शैतानी औजार का ड्रम लगातार घूम रहा था, जिससे शैतान क्यूई की किरणें निकल रही थीं जो उसके शरीर में रिस रही थीं। हालांकि उन्हें जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। परिणाम पहले से ही बहुत स्पष्ट था। आपने न केवल दानव जाति पर भरोसा किया, बल्कि आपने एक शैतानी तकनीक भी विकसित की। आपने अपने पूर्वजों को धोखा दिया। ये जोंगटियन ने चौंक कर गुस्से से कहा। अपने पूर्वजों को धोखा दिया? हा, क्या मजाक है? ये कुओहाई अचानक जोर से हंसी और बोली, यह पूर्वज, यह संप्रदाय, क्या उन्होंने कभी मुझे कोई लाभ दिया? कुछ लोग जीनियस के रूप में क्यों पैदा होते हैं और उन संसाधनों का आनंद ले सकते हैं जो हमसे कहीं अधिक हैं। जहां तक हमारी बात है, हमें अपने जीवन के साथ ये कबीले के लिए कड़ी मेहनत करनी है और मिशन को पूरा करना है। फिर भी हम जो संसाधन कमाते हैं वह उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक कहावत है, प्रतिभा सब कुछ निर्धारित करती है। सिर्फ इसलिए कि वे प्रतिभाशाली हैं, वे जीवन भर हमारे ऊपर चढ़ने के लिए नियत हैं। मैं तैयार नहीं हूं। मैं निश्चित रूप से इस तरह जारी रखने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं भी एक जीनियस हूं और मैं दुनिया में एक प्रसिद्ध हस्ती बनना चाहता हूं। क्या आप इस भावना को समझते हैं? क्या आप? उद्धरण चिन्ह, तुम पागल हो, ये जोंगटियन ने ठंडेपन से कहा। अगर यह ये कबीले के लिए नहीं होता तो आप सड़कों पर रह रहे होते। क्या आपको लगता है कि आपके पास पृथ्वी स्तरीय तकनीक विकसित करने का मौका है? क्या मजाक? अपने विश्वासघात के बहाने खोजने की कोशिश न करें। तुम देशद्रोही से ज्यादा कुछ नहीं हो। उद्धरण चिन्ह।
तू जिवेन ने अपना सिर हिलाया। इंसान हमेशा से ऐसे ही थे, वे कभी संतुष्ट होना नहीं जानते थे। बाहर के लोगों की तुलना में ये क्लान के बाहर के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर थे, चाहे वे कितने भी दुखी क्यों न हों। हाथी को निगलने की फिराक में एक और लालची सांप। टस्क टस्क, तुम इन लोगों से इतनी बातें क्यों कर रहे हो? अंत में यह अभी भी वही है, हम उन सभी को मार देंगे। इस समय ये कुहाई के पास विशेषज्ञों का एक समूह दिखाई दिया। उनके शरीर पर काले शल्क एक उदास रोशनी से चमक रहे थे। वे वास्तव में राक्षस थे। वे पिछले राक्षसों से अलग थे। पिछले राक्षसों को केवल उन जीवों के रूप में माना जा सकता था जो राक्षसों के क्षेत्र में बड़े हुए थे। वे इन राक्षसों से बिल्कुल अलग थे। पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में राक्षसों से हर कोई नफरत करता था। घिरे होने के भाग्य से बचने के लिए वे केवल इन दानव प्रदेशों में छिप सकते थे। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इन राक्षसों को प्रकट होते देखा तो हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इन सभी दैत्यों का प्रभामंडल और विपुल जीवनरक था। उनमें से हर एक धर्म विशेषता क्षेत्र के 5वें स्तर और उससे ऊपर का भयानक विशेषज्ञ था। राक्षसों का नेता एक महान राक्षस था जो धर्म विशेषता क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। यदि पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग में केवल एक ही ये कुहाई था तो वे उससे निपटने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि अब जब एक और था तो यह एक समस्या बन गई। इसके अलावा उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक 5वें स्वर्ग के ट्रांसेंडेंस दायरे के दानव विशेषज्ञ थे। अचानक सभी को अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर तक ठंडक महसूस हुई। उनके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। यह अविश्वसनीय था कि वास्तव में यहाँ एक दानवघात था। इस समय अंत में हर कोई समझ गया कि डार्क हॉल के वे लोग ये कुहाई के हाथों दुखद रूप से क्यों मरेंगे। डार्क हॉल के वे लोग साधारण विशेषज्ञ नहीं थे। उनमें से पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर अस्तित्व की कोई कमी नहीं थी। वे ये कुहाई के खिलाफ लड़ने के लिए काफी मजबूत थे। मूल रूप से ये कुहाई को नीचे उतारना बैग में होना चाहिए था। उनकी गति कानून प्रवर्तन हॉल के लोगों की तुलना में बहुत तेज थी। मूल रूप से कानून प्रवर्तन हॉल के पास कोई कदम उठाने का मौका नहीं होगा। हालांकि वे सभी हार गए थे। मूल रूप से हर कोई यह नहीं समझ सका कि वे ये कुहाई से क्यों हारे। ये कुहाई चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे स्तर पर सिर्फ एक योद्धा था। लेकिन अब वे आखिरकार समझ गए। वे पूरी तरह से कल्पना कर सकते थे कि कैसे डार्क हॉल के वे लोग इन लोगों के घेरे में आ गए थे जबकि वे पूरी तरह से रक्षाहीन थे। अंत में कुछ देर संघर्ष करने के बाद उन सभी की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब ये कुहाई उन पर इस तरीके का इस्तेमाल करने वाली थी। यह सोचकर वे अपने रोंगटे खड़े होने का अनुभव किए बिना नहीं रह सकते थे और वे अपनी तरह के नुकसान के लिए दुखी महसूस कर रहे थे। जाओ, मैं उन्हें रोक दूंगा। अचानक ये जोंगटियन चिल्लाया। डार्क हॉल के सदस्यों का पहले ही वध कर दिया गया था। अगर वे रहना जारी रखते हैं तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। धिक्कार है, किसने हमें जानकारी दी? वह वास्तव में डेविल रेस में शामिल हो गया, लानत है। कमीने, हमारे लौटने के बाद हमें इस दानव डोमेन को पूरी तरह से मिटाने के लिए एक अभियान सेना भेजनी चाहिए। धिक्कार है, यह पहले से ही एक दयालुता है कि आप सभी को अपने अस्तित्व को लंबा करने दें। फिर भी न केवल आप नहीं जानते कि कैसे कृतज्ञ होना है, आप वास्तव में हमारे ये वंश के गद्दार की रक्षा करने का साहस करते हैं। जब हम वापस आते हैं, बेवकूफ़, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? ये कुहाई उनकी बातों को दिल पर न लेते हुए बुरी तरह से हंसे। वास्तव में बहुत भोला। ये कुहाई क्रूरता से मुस्कुराए। जब से उसने यह निर्णय लिया तब से वह ये कबीले द्वारा शिकार किए जाने के लिए तैयार था। उसने अचानक ड्रम मारा और एक धमाके के साथ पूरी दुनिया उबलती हुई लग रही थी। अनगिनत राक्षसी आभा उसकी आज्ञा सुनने लगी और पागलों की तरह उसकी ओर लपकी। इस समय डेविल रेस के विशेषज्ञों ने भी बाहर का रास्ता रोक रखा था। अंदर जाओ, हम दानव क्षेत्र को पार करेंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे। ये जोंगटियन ने यह देखा और जल्दी से चिल्लाया। इस समय ये वंश के सभी लोग दानव क्षेत्र की गहराई की ओर दौड़ पड़े। बेशक यह इस दानव डोमेन का एकमात्र निकास नहीं था, यह कहा जाना चाहिए कि यह सिर्फ एक निकास था। जब तक वे दानव क्षेत्र को पार कर सकते थे वे अन्य स्थानों से बाहर जा सकते थे। सभी की गति अत्यंत तेज थी और वे सभी दानव क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। इस बच्चे को मेरे लिए छोड़ दो जो कानून के चरण के दायरे के दूसरे आसमान पर है। हे, मैंने लंबे समय से मानव मांस नहीं खाया है। कानून के चरण के दायरे के 6ठे आसमान पर महान दानव कमांडर अजीब तरह से हंसा और ये जिवेन की ओर दौड़ा। स्वोश, उसकी गति बहुत तेज थी और उसके पीछे के पंखों का जोड़ा पहले ही एक पल में येकशिवेन के सामने आ गया था। उसने सीधे अपने राक्षसों के पंजे खोल दिए और येकशिवेन की ओर लपक लिया। ये जिवेन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने सीधे अपना हाथ फैलाया और अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। शैटरिंग स्टार फिस्ट, एक भयानक मुट्ठी बल अचानक बाहर निकला और दानव के पंजों की ओर फट गया।
बूम! एक भयानक टक्कर के साथ येज़िवेन को एक भयानक ताकत ने मौके पर ही उड़ा दिया। उसके मुंह के कोने पर थोड़ा सा खून भी था, लेकिन उसका शरीर भी इस विशाल बल की मदद से सीधे उड़ गया। लानत है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? यह देखते हुए कि उसके पंजे ने कानून के चरण के दायरे के दूसरे आसमान में एक बच्चे को भी नहीं मारा, महान दानव कमांडर अचानक क्रोधित हो गया और सीधे येशिवेन का पीछा करने लगा। हालांकि येशिवेन की गति उससे केवल तेज थी। उसके पीछे दानव के पंख अचानक फैल गए और तुरंत एक सुनहरी रेखा में बदल गए। वह तुरंत आकाश में गायब हो गया और सीधे ये जोंगटियन और अन्य लोगों का पीछा किया। धिक्कार है, कमीने! जब मैं उसे पकड़ूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसका दिमाग कच्चा खाऊंगा। महान दानव सेनापति ने गुस्से से कहा। उसने महसूस किया कि उसने अपने मातहतों के सामने अपना चेहरा खो दिया था और वह असामान्य रूप से उदास था। इस समय ये कुओहाई जल्दी में नहीं था और ठंडेपन से कहा, जल्दी क्या है? वैसे भी वे भाग नहीं सकते। आज उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। मैं अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें मानव औषधि में परिष्कृत कर दूंगा। समय आने पर मैं सीधे कानून के चरण के दायरे के 7वें आसमान में जा सकता हूं। आप सभी को भी लाभ होगा। अगर येज़िवेन ने यह देखा होता तो उसे बहुत धक्का लगता, क्योंकि आमतौर पर कहा जाए तो भले ही एक मानव ने शैतान जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो और एक मानव शैतान में खेती की हो, शैतान जाति में उनकी स्थिति अभी भी लोगों के सबसे निचले समूह की होगी। हालांकि कुछ शक्तिशाली लोग थे जो शैतान जाति में उच्च पदों पर आसीन थे, लेकिन समान शक्ति के मामले में रूढ़िवादी शैतान जाति का आमतौर पर उच्च दर्जा होगा। लेकिन इस छोटी सी टीम में ये कुओहाई ने वास्तव में अग्रणी स्थान पर कब्जा कर लिया। हे, तुम सही हो। उन्होंने सोचा कि वे भाग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे द्वारा बिछाए गए जाल में कूद गए। महान दानव सेनापति नाराज नहीं था, बल्कि बस एक मुस्कान के साथ कहा, धिक्कार है। अगर मैं इस बार गलती से नहीं खोजा गया था तो मुझे इतनी जल्दी में भागना नहीं पड़ेगा। एक बार जब मैं चला गया तो मुझे डर है कि हमने ये परिवार में लगाए गए जासूसों को लगभग हटा दिया जाएगा। ये कुओहाई ने ठंडे भाव से कहा, महान दानव भगवान के आदेश के तहत हमारा रक्तदान ये परिवार में गुप्त था। यह कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और हमने धीरे धीरे ये परिवार के ऊपरी सोपानकों का विश्वास हासिल कर लिया है। आखिरकार हमें कोर क्लास में प्रवेश करने का अवसर मिला, लेकिन हमें उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा खोजे जाने की उम्मीद नहीं थी। ये जुनशान की मौत के कारण वह बूढ़ा अभी भी इस मामले की जांच में लगा हुआ है। ये जुनशान के जीवन के बदले में इतने सारे पतंगों की मौत का उपयोग करना, जिसके बारे में बात करते हुए यह अभी भी हमारे लिए एक लाभ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैसे भी अगर ये जुनशान नहीं मरता है तो हमारा कबीला चैन से खा और सो नहीं पाएगा। उससे छुटकारा पाना बड़ी उपलब्धि है। अब जब महान दानव भगवान आखिरकार मुसीबत से बाहर आ गए तो उन्हें दानव क्षेत्र में लौटने के बाद कुछ वर्षों के लिए आराम करने की जरूरत है। उस समय जब हमारे कबीले की सेना प्राचीन काल में आक्रमण करेगी तो आपका कबीला दुनिया पर राज करने वाले मानव कबीले का शाही कबीला होगा। क्या यह कमाल नहीं है? महान दानव सेनापति ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उस समय महान दानव भगवान अनिवार्य रूप से पिछली बार बहुत सारे लाभ देंगे। मेरे बारे में मत भूलना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं भूलूंगा। ये कुओहाई ने उदासीनता से कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं भागता, मैंने सुना कि ये जुनशान का बेटा वास्तव में वापस आ गया। धिक्कार है, वह अपने बेटे के ठिकाने का पता नहीं लगा सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, ऐसे एक स्टार को छोड़कर। अब जब मैं ये परिवार छोड़ता हूं तो वह वास्तव में पॉप अप हो गया। नहीं, मुझे इस बी तारांकन स्टार से छुटकारा पाने का तरीका खोजने के लिए ये फैमिली में मुखबिरों को जुटाना है। यह सोचकर ये कुओहाई को अचानक एक विचार आया और उसने कहा, मैं यह स्थान तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। मैं महान राक्षस भगवान को देखने के लिए सबसे पहले दानव क्षेत्र में वापस जाऊंगा। पहले ध्यान आकर्षित न करने के लिए मुझे अपनी साधना को दबाना पड़ता था और बहुत तेजी से सुधार करने का साहस नहीं करता था। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले दिव्य सत्ता के दायरे में अपनी ताकत में सुधार करना होगा, अन्यथा मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, यह जगह मेरे पास छोड़ दो। इनमें से कोई भी बच नहीं सकता। महान दानव सेनापति अजीब तरह से हंसा। ये कुओहाई के बिना मांस और रक्तसार के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला एक व्यक्ति कम था। इतने सारे अत्याचारी स्वामी के हाड़ मांस के सार के साथ उसकी साधना आगे बढ़ सकती है और व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर कदम रख सकती है। उस समय यह एक बिल्कुल नया क्षेत्र होगा। तो कुओहाई ने उस पर नजर डाली और उसे पता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जब उसने महान दानव स्वामी को देखा तो उसकी साधना को सीधे सेलेस्टियल बीइंग दायरे में बढ़ावा दिया जा सकता था। व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र का मात्र 7वां स्तर कुछ भी नहीं था। फिर मैं जा रहा हूं। जैसा कि उन्होंने कहा, राक्षसों के समूह के सामने ये कुओहाई की आकृति गायब हो गई थी। हाँ भाइयों, खाने का समय हो गया है।
इस समय महान शैतान सेनापति ने एक अजीब चीख निकाली और कई शैतानों को येज़ेबेल और अन्य लोगों की दिशा में भव्य तरीके से उड़ने के लिए प्रेरित किया। इस समय येज़ेबेल और अन्य वास्तव में परेशानी में थे क्योंकि उन्होंने पाया कि वे एक जाल में फंस गए थे। डेविल्स डोमेन के दूसरी तरफ एक अच्छी तरह से तैयार सरनी थी। जब उन्होंने उसमें कदम रखा ही था कि वे अचानक उसमें बंद हो गए। धिक्कार है, उन्होंने यह बहुत पहले ही योजना बना ली थी। कानून के 5वें स्तर के घोषणापत्र के दायरे के मास्टर दहाड़ते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने पहले ही एक जाल बिछा दिया था, हमारे उसमें गिरने का इंतजार कर रहे थे। लानत है, ये कुहाई का अपराध अक्षम्य है। वह वास्तव में दानव जाति पर भरोसा करना चाहता था। वह मौत से नहीं बच सकता। सभी ने शाप दिया और बहुत उदास महसूस किया। वे सीधे एक जाल में फंस गए थे, यहाँ तक येज़ेबेल भी कोई अपवाद नहीं थी। इसके अलावा वह जानता था कि जब राक्षसों की जाति जोर पकड़ेगी तो चीजें और भी अधिक परेशानी वाली होंगी। जैसे ही हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, पूरा फॉर्मेशन काम करने लगा। एक भयानक ताकत उसमें घुस रही थी, मानो वह सभी को मांस और खून के ढेर में फाड़ने जा रही हो। धिक्कार है, यह अच्छा नहीं है। हर कोई जेन युआन के साथ अपनी रक्षा करें, कहीं ऐसा न हो कि आप टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ये जोंगटियन प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। यह गठन बहुत घातक नहीं लग रहा था और इसमें किसी भी प्रकार के खतरनाक हमले नहीं थे, लेकिन असल में यह सबसे डरावना हिस्सा था, क्योंकि हमले हर जगह थे। इस बात की कोई समस्या नहीं थी कि वे इससे बच सकते हैं या नहीं। जल्द ही उन्होंने पाया कि फाड़ने की शक्ति मजबूत और मजबूत हो रही थी और उनके जेन युआन की खपत बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। जब उनका जेन युआन समाप्त हो जाता था तो वे मौके पर ही 2 हिस्सों में बंट जाते थे। यह बस अपरिहार्य था, क्योंकि यह शैतानों का क्षेत्र था जो शैतान क्यूई से भरा हुआ था। उनके पास जेन युआन को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था जिसे उन्होंने खो दिया था। यहाँ तक अगर वे अपने जेन युआन को फिर से भरने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं तो यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस समय शैतान जाति आ गई थी। निश्चित रूप से, हाँ, ये मनुष्य केवल 2 पैरों वाली भेड़ हैं। वे सुअरों की तरह मूर्ख हैं। वे इतनी साधारण सी बात से मूर्ख बन गए और हमारे जाल में गिर गए। उन शैतानों ने देखा कि ये परिवार के कई विशेषज्ञ जाल में फंस गए हैं और उन्होंने उपहासपूर्ण लहजे में कहा, हा, यह सही है बेवकूफ। वे केवल हमारी जाति का खून बनने के लायक हैं। यह सही है। मैं उनके सार और रक्त के स्वाद का आनंद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। शैतान जाति अजीब तरह से हंस रही थी। धिक्कार है, इन शैतानों को। ये कुहाई कहाँ है? क्या वह बच गया? इस समय ये परिवार के लोगों ने शाप दिया। यदि यह अभी वही गठन होता तो वे शायद मौत से लड़ने में सक्षम होते, लेकिन ये कुहाई अभी वहां थी और वे सभी उसके बिना फॉर्मेशन में फंस गए थे। हर कोई उन संरचनाओं पर हमला करें, हमें इस गठन को तोड़ना चाहिए। इस समय किसी ने सुझाव दिया। यह सुनकर सभी उत्तेजित हो उठे और चारों दिशाओं में आक्रमण करने लगे। बूम बूम बूम, सभी ने एक के बाद एक आक्रमण किए, लेकिन उन्होंने पाया कि इस गठन को तोड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस गठन में मुश्किल से उतार चढ़ाव आया, इसे हिलाने का कोई तरीका नहीं था। केवल ये जोंगटियन ही इस संरचना को हिला सकते थे। इस फॉर्मेशन की स्थापना ये कुहाई और द ग्रेट डेमन कमांडर ने की थी। जब तक यह उनके समान स्तर का गुरु नहीं होता तब तक इस गठन को हिला पाना असंभव था। भले ही यह जोंगटियन था, इस स्थिति में जहां वह अपने सर्वोत्कृष्ट सार की भरपाई नहीं कर सकता था, भले ही उसने अपने सभी सर्वोत्कृष्ट सार का उपयोग किया हो, फिर भी वह इस सरनी गठन को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा, विशेष रूप से महान दानव कमांडर की नज़र उस पर और से लोभ से। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग वास्तव में हमें मरना चाहता है? इस समय कुछ लोगों ने पहले ही निराशा करना शुरू कर दिया था। सब लोग शांत हो जाओ। हालांकि हम गठन में फंस गए हैं, वे थोड़ी देर के लिए हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम केवल इतना कर सकते हैं कि चुपचाप प्रतीक्षा करें। जबकि डार्क हॉल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, हम बाहर नहीं निकल सकते। परिवार के सदस्यों को हमें बचाने के लिए किसी को भेजने में देर नहीं लगेगी। ये जोंगटियन ने इस समय शांति से कहा। उसकी शांति ने दूसरों को संक्रमित कर दिया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और मान गए। अब केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह ये था कि ये परिवार के लोगों को पता चले कि वे लापता हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। तब उन्हें एहसास होगा कि कुछ गलत था और उन्हें बचाने के लिए आए। येज़ेबेल दूसरों के साथ घुल मिल गया और हमला कर दिया, लेकिन वह उनकी तरह उदास नहीं था। इसके विपरीत वह थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि उसने पाया कि यह संरचना अटूट नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत थी। वह था ये कुहाई और महान दानव कमांडर को पार करने के लिए आवश्यक ताकत। अन्यथा कोई मौका ही नहीं होगा। ये जोंगटियन काफी अत्याचारी था, लेकिन उसका सर्वोत्कृष्ट सार गठन को तोड़ने में उसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
आखिरकार गठन से वह 2 हिस्सों में बन जाएगा। यह मोकी उसके लिए लिंकी से अलग नहीं था, यह लिंकी से अलग नहीं था, यह उनका सबसे बड़ा फायदा था। वह आखिरकार समझ गए कि ये कोहाई उन्हें यहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं। यदि यह बाहर था, भले ही यह वही गठन था, क्योंकि इसे भरने के लिए लिंकी था, ये लोग बेईमानी से हमला कर सकते थे और इस गठन का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक शक्ति उसके मांस को फाड़ रही थी, जैसे कि वह उसके मांस को अलग करना चाहता हो। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे केवल खपत को कम करने और यथासंभव लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा कर सकते थे। हालांकि येज़िवेन अलग थी। जब यह शक्ति येज़िवेन के शरीर में घुसी तो उसके शरीर की दिव्यता ने इस शक्ति को दबा दिया। इसलिए उन्हें इस बल द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह मौके पर ही पालथी मारकर बैठ गया। इस समय यदि वह बाहर निकलना चाहता था तो एक ही रास्ता था कि पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे आकाश को तोड़ दिया जाए। पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे आकाश को पार करने के बाद ही वह पारलौकिक क्षेत्र के छठे आकाश के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकता था। उस समय वह इस गठन को तोड़ने का मौका पाने के लिए ये जोंगटियन के साथ सहयोग कर सकता था, अन्यथा कोई मौका ही नहीं होगा। समर्थन की ब्रह्मपूर्ण संभावना की प्रतीक्षा करने के बजाय येज़िवेन खुद पर विश्वास करना पसंद करेगी। केवल जब यह उसके अपने हाथ में था तभी वह अपना था। वह हमेशा इसी तरह से विश्वास करता था और इसीलिए वह इतनी दूर तक आने में सक्षम था। वह ये जोंगटियन के पास आया और कहा, मेरी रक्षा करो। रक्षा करना। ये जोंगटियन ने झटके से येज़िवेन को देखा। वह थोड़ा अविश्वासी था। बेशक वह जानता था कि येज़िवेन का इससे क्या मतलब है। सामान्य परिस्थितियों में केवल एक ही संभावना थी कि वह सुरक्षा मांगेगा, और वह तब था जब वह टूटने वाला था। मूल रूप से अगर उसे तोड़ना था तो यह एक बहुत ही सामान्य बात थी, लेकिन जो सामान्य नहीं थी वह यह थी कि यह गठन में था। ऐसी स्थिति में जहां उन्हें किसी भी समय टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, वह वास्तव में तोड़ना चाहता था। यह सही है, मेरी रक्षा करो। अब केवल जब मैं टूट जाता हूं, हम एक साथ इस गठन को तोड़ सकते हैं। यदि हम परिवार के बचाव की प्रतीक्षा करते हैं तो भगवान जाने इसमें कितना समय लगेगा। भ्रामक बचाव की प्रतीक्षा करने के बजाय हम खुद पर भरोसा कर सकते हैं, येज़िवेन ने दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। यदि यह कोई और कह रहा होता तो वह डरता था कि वह उस व्यक्ति को मूर्ख समझेगा। आमतौर पर कहा जाए तो साधना के दौरान सबसे वर्जित चीज परेशान करना था, विशेष रूप से बंद कमरे में प्रशिक्षण के दौरान। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में सफल होने का मौका पाने के लिए बिल्कुल शांत जगह की आवश्यकता होती है। ऐसे माहौल में कोई जीनियस भी सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि यह येज़िवेन थी जिसने यह कहा था। हो सकता है कि उसे येज़िवेन की वास्तविक युद्ध क्षमता पर विश्वास न हो, लेकिन वह इन प्रतिभाओं के जादू से इनकार नहीं करेगा। इन प्रतिभाओं में से प्रत्येक दुनिया में एक चमत्कार था और उनमें से प्रत्येक निर्माता की ओर से एक उपहार था। वे अपने जैसे सामान्य लोगों से मौलिक रूप से भिन्न थे। शायद उनकी आंतरिक संरचना भी भिन्न थी। क्या ये लोग हमेशा चमत्कार करने में सक्षम नहीं थे? नहीं तो उन्हें जीनियस या स्वर्गीय प्रतिभा नहीं कहेंगे। और क्या इस समय उसके पास कोई और विकल्प था? येज़िवेन का तरीका केवल खुद के लिए जोखिम भरा था। दूसरों के लिए निस्संदेह यह सबसे सुरक्षित तरीका था, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। ये लोग पहले से ही व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर में प्रवेश कर चुके थे और यह एक लंबा समय हो गया था। वास्तव में यह उन्हें होना चाहिए जिन्होंने तोड़ना चुना, लेकिन उन्होंने ऐसे माहौल में टूटने की हिम्मत नहीं की। एकमात्र तरीका बचाव करना और सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करना था। अब जब येज़िवेन ने ऐसा अनुरोध किया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उसकी रक्षा के अलावा और कुछ नहीं था। यह किसी भी स्थिति में कोई बड़ा सौदा नहीं था। इसलिए येज़ोंगटियन ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर ऐसा है तो हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन अपने आप को मजबूर न करें। अगर कुछ भी गलत होता है तो तुरंत बंद कमरे के प्रशिक्षण राज्य से बाहर निकलें। हम किसी अनपेक्षित चीज के बजाय परिवार के आने और मदद करने की प्रतीक्षा करेंगे, खासकर जब से आप परिवार में एक प्रसिद्ध प्रतिभा हैं। तुम्हें यहाँ खोना इसके लायक नहीं है। जब दूसरे लोगों ने यह सुना, हालांकि वे थोड़े असहज थे, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वे भी बहुत स्पष्ट थे कि उच्च अधिकारी की नज़र में वे सभी अकेले येज़िवेन की तरह मूल्यवान नहीं हो सकते थे। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या थी और उन्होंने इस वास्तविकता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। येज़िवेन ने सिर हिलाया। अन्य इसके बारे में स्पष्ट नहीं थे, हालांकि वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। जब तक उनके पास प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष था, तब तक वे युद्ध में भी मन की एक स्पष्ट और शांत स्थिति बनाए रख सकते थे। इसलिए अगर उन्हें यहाँ बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना होता तो जरा सी भी समस्या नहीं होती। येज़ोंगटियन का आश्वासन मिलने के बाद येज़िवेन तुरंत मध्य हवा में पालथी मारकर बैठ गए और सीधे बंद कमरे में प्रशिक्षण के एक गहरे स्तर में प्रवेश कर गए।
बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में येज़िवेन को क्रॉस लेग बैठे देखकर राक्षसों ने उसे कुछ सम्मान के साथ देखा, विशेष रूप से महान दानव सेनापति। उसके लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि वो येशिवेन को एक पंजे से नहीं पकड़ सका। इन लोगों में वह जिसे सबसे ज्यादा मारना चाहता था वह येज़िवेन था। उनकी राय में यह पहला संकेत था कि येशिवेन विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। इन लोगों में येज़िवेन की मार्शल शक्ति सबसे कमजोर थी, इसलिए वह सबसे पहले हार मान सकता है। उसके पास इस जैन पद्धति की फाड़ने वाली शक्ति का विरोध करने के लिए पूरे दिल से ध्यान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह सामान्य लग रहा था। इस प्रकार के दानव को कोई जल्दी नहीं थी। अगर इन ये परिवार के मालिकों को एक कोने में धकेल दिया गया तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वे शून्य क्षति प्राप्त करते हुए सभी को नीचे पहनने के लिए संरचना का उपयोग कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से यह सबसे अच्छा था, और समय भी ऐसे ही टकराव में दिन ब दिन बीतता गया। जल्द ही इन राक्षसों को कुछ गलत लगा, क्योंकि येज़िवेन के शरीर की आभा वास्तव में थोड़ी मजबूत थी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वह एक दिन के लिए भी नहीं टिक पाएगा और मौके पर ही फट जाएगा, लेकिन 2 महीने से अधिक समय के बाद उसके गिरने का कोई संकेत नहीं था। इसके विपरीत वह मजबूत और मजबूत होता गया। एक दिन 2 महीने से अधिक समय के बाद मूल रूप से शांत गठन में हर कोई लगभग पकड़ में नहीं आ रहा था, और उनके शरीर में क्यूई भी कम और कम हो रहा था। इसलिए सभी को गति के लिए मध्य हवा में पालथी मारकर बैठना पड़ा। येज़िवेन की तरहची की रिकवरी। बूम! येशिवेन के शरीर से तुरंत एक अत्याचारी आभा निकल गई। इसके तुरंत बाद अनगिनत शैतानी आभाओं को तुरंत चूसा गया और उसके चारों ओर घूम गया। उनका पूरा शरीर एक विशाल चक्रवात की तरह था और यह चक्रवात बेतहाशा बह गया। इस हरकत ने जल्दी से बाहर इंतजार कर रहे राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। पिछले 2 महीनों में उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया था। कतार में लोगों के पास अधिक ची नहीं बची थी और छर्रों जो ची की भरपाई कर सकते थे लगभग समाप्त हो चुके थे। हालांकि अभी भी स्पिरिट क्रिस्टल थे। हर कोई जानता था कि स्पिरिट क्रिस्टल आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसे कई बार शुद्ध किया गया था। आखिरकार इसे तुरंत ची में रूपांतरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें अशुद्धियां थीं। केवल वे छर्रियां जो ची की भरपाई कर सकती हैं उन्हें तुरंत आवश्यक ची में रूपांतरित किया जा सकता है। वे अब लगभग मृत्यु की स्थिति में थे और वे केवल चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते थे। कई बार ऐसा भी हुआ जब राक्षसों ने व्यूह को खोल दिया और दौड़ पड़े। वे इस तथ्य का लाभ उठाना चाहते थे कि ये योद्धा उन्हें मारने के लिए अपनी सबसे कमजोर स्थिति में आ गए थे। फिर उन्हें अपने धीरे धीरे मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वे सभी महान दानव कमांडर द्वारा रोक दिए गए थे। हालांकि वह क्रूर था, लेकिन वह बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं था। ये लोग सिर्फ एक घड़े में बंद कछुए थे और वे किसी भी समय मर सकते थे। उनके लिए कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार ऐसे बहुत से राक्षस नहीं थे जो प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में आ सकें। दूसरे शब्दों में उनके मरने वालों में एक व्यक्ति कम था। भले ही यह एक के लिए 100 था, यह इसके लायक नहीं था। हालांकि अब ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। राक्षसी आभा ने उसके चारों ओर एक विशाल चक्रवात का निर्माण किया और यह उसके शरीर में पागल हो गया। ऐसा लगता था कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि यह राक्षसी आभा है या आध्यात्मिक ऊर्जा। महान दानव सेनापति के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। उनका एक बुरा पूर्वाभास था। उसकी साधना के स्तर पर पूर्वाभास 6वीं इंद्रिय की तरह था और यह आमतौर पर बहुत सटीक था। हालांकि वह मनुष्यों को सरनी में जाने नहीं दे सकता था और छोड़ सकता था। इसके अलावा उसने नहीं सोचा था कि येशिवेन वास्तव में उसके लिए कोई खतरा पैदा करेगी। येशिवेन लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के दूसरे स्तर पर सिर्फ एक बच्चा था। यहां तक अगर वह कानून के घोषणापत्र के दायरे के तीसरे स्तर में प्रवेश कर गया तो भी वह एक मजबूत चींटी ही था। उसी समय माउंट क्यूई ये परिवार की लुओसिटी शाखा के प्रांगण में ये जुनहाए और ये जुन्यान सहित परिवार के कई सदस्य उस छोटे से आंगन में इकट्ठा हुए थे जहां येशिवेन थे। 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन वेनर की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। क्या उसे कुछ हो सकता था? ये हुआन, जो उग्र स्वभाव का था, सबसे पहले बोलने वाला था। वह थरथराया। उसकी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं थी कि उसके दूसरे भाई का इकलौता बेटा अभी अभी लौटा है। यदि उसके साथ कुछ बुरा होता तो वे उसके दूसरे भाई को कैसे समझाते? कानून प्रवर्तन हॉल से कोई खबर? ये जुनहाई ने ये माओ पर नजर डाली और पूछा। कानून प्रवर्तन हॉल इस मामले को एक टैबू के रूप में देख रहा है, जैसे कि यह किसी रहस्य से संबंधित है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि दूसरा भाई पैदा हो गया है, इसलिए यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए। ये माओ ने उन्हें दिलासा दिया। इस समय सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय कोई खबर भी सबसे अच्छी खबर नहीं थी। यह अचानक आई बुरी खबर से कहीं बेहतर था। वे नहीं जानते थे कि येशिवेन ने किस तरह का कार्य स्वीकार किया था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि येशिवेन ने सिर्फ एक साधारण कार्य स्वीकार किया था। उसके बल से साधारण कार्य को पूरा करना जरा भी मुश्किल नहीं होता।
इसलिए शुरुआत में चिंता की कोई बात नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शिवेन की ओर से अभी भी कोई खबर नहीं आई थी। इससे वे थोड़े चिंतित हुए। भले ही वे लॉ एनफोर्समेंट हॉल में पूछने गए हों, लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने भी इस मामले को टैबू माना। दूसरे शब्दों में, कुछ ऐसी बातें थीं जो उन्हें नहीं जाननी चाहिए। कल पैतृक पूजा समारोह है। यदि यह काम नहीं करता है तो हम पैतृक पूजा समारोह की प्रतीक्षा करेंगे। फिर हम वेन र को खोजने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ये जुनहाई ने कहा। यह सुनते ही तू जुन्यान की आंखों में भयंकरता के संकेत के साथ चमक आ गई। शायद वे बहुत लंबे समय से भ्रष्टता में डूबे हुए थे। इतना समय हो गया था कि वे अपना शेष जीवन इसी तरह व्यतीत कर सकते थे, लेकिन अब अपने इकलौते बेटे की खातिर न चाहते हुए भी उन्हें कुछ करना पड़ा। माओ एर, जाओ और तैयार हो जाओ। कल तुम युद्ध में हमारे लुओ सिटी शाखा परिवार का प्रतिनिधित्व करोगे। मैं मूल रूप से वेन एर को लड़ना चाहता था। अपनी ताकत के साथ वह पुश्तैनी पूजा समारोह में खड़े होने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अब कोई खबर नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल लड़ने दे सकता हूं, ये जुनहाई ने कहा। हालांकि पैतृक पूजा समारोह में लड़ाई पंजीकरण के लिए स्वतंत्र थी। आमतौर पर बोलना, चाहे वह मुख्य परिवार हो या शाखा परिवार, उन्हें भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजना पड़ता था। ये प्रतिनिधि अक्सर मुख्य परिवार और विभिन्न शाखा परिवारों के कुलीन थे। उदाहरण के लिए, ये माओ ने मूल रूप से लॉ मैनिफेस्टेशन के दायरे में प्रवेश किया था। युवा पीढ़ी के बीच वह भी संभ्रांत लोगों में से एक थे। मूल रूप से यह निर्णय लिया गया था कि ये जिवेन लड़ाई में लुओ सिटी शाखा परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब ये माओ को भाग लेना था। ये माओ बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। आखिरकार उन्होंने पिछली कुछ लड़ाइयों में लुओ सिटी शाखा परिवार का प्रतिनिधित्व किया। उस समय उसकी ताकत कानून के घोषणापत्र के दायरे से बहुत दूर थी। पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों में भी वह आकर्षक नहीं था। उन्हें 2 राउंड के भीतर बाहर कर दिया गया था, क्योंकि लुओ शहर शाखा परिवार को अभी कुछ साल पहले ही स्थापित किया गया था। यह अन्य शाखा परिवारों की तरह नहीं था। युवा पीढ़ी के बीच सभी उम्र के विशेषज्ञ थे, इसलिए हर बार प्रतिभागी युवा पीढ़ी के अभिजात वर्ग थे जो कम से कम कानून घोषणा क्षेत्र में थे। ये माओ का पहली बार लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ के रूप में ये परिवार के पुश्तैनी पूजा समारोह में भाग लेने वाला था। इस संबंध में ये क्या और ये कियाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। वे केवल हाफ सटेप ट्रांसेंडेंस दायरे में थे। बड़ी संख्या में युवा योद्धाओं के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से संभ्रांत माना जाता था। हालांकि अभिजात वर्ग की तुलना में जो पैतृक पूजा समारोह में भाग लेने के लिए आ सकते थे, वे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे भाग नहीं लेना चाहते थे। दूसरी तरफ ये जिवेन की आभा और मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि वह सरनी के ऊपर पालथी मारकर बैठ गया था। दानव कबीले के चेहरों पर असहज अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर हो गई। बूम! एक सुनहरी रक्त आभा आकाश में उड़ गई। तुरंत ये जिवेन के शरीर की सतह पर घुसे राक्षस आभा को तितर-बितर कर दिया। ये जिवेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में तारे पैदा होने और बुझने लगते थे। यह अतुलनीय रूप से गहरा था। ये शिवेन ने एक लंबी दहाड़ मारी। उसके शरीर पर असंख्य देवता उबल रहे थे। इसने सीधे राक्षस आभा को झकझोर कर रख दिया। राक्षस आभा की लहरें बन गईं जो सभी दिशाओं में फैल गईं। गति भयानक थी। अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस छोटे कमीने ने किस तरीके का इस्तेमाल किया। यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। सरनी हटाओ और उसे मार डालो। इस समय महान दानव कमांडर को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गलत था। इस समय इन शैतानों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने आनन फानन में सरनी गठन को हटा दिया। वे इस तथ्य का फायदा उठाना चाहते थे कि एक शिवेन ने उसे मारने के लिए अपना अद्भुत परिवर्तन पूरा नहीं किया था। ये जिवेन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। मूल रूप से वह इस सरनी को तोड़ने के लिए ये जोंगटियन के साथ सेना में शामिल होना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसने ये जोंगटियन की तरफ देखा। इस समय हालांकि वह दूसरों की तुलना में थोड़ा बेहतर था, वह वास्तव में ज्यादा बेहतर नहीं था। 2 महीने से अधिक समय तक उसे फाड़ बल का विरोध करने के लिए लगातार अपनी क्यूई का उपयोग करना पड़ा। इससे उनका शरीर पहले ही काफी कमजोर हो चुका था। यदि यह जारी रहता है तो कानून प्रकटीकरण दायरे के पहले स्तर पर एक बच्चा भी उसे आसानी से मार सकता है। इन लोगों में केवल ये जिवेन, जो आध्यात्मिक आभा जैसी राक्षसी आभा को अवशोषित कर सकते थे, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। इसके विपरीत दानव आभा की मदद से वह पिछले 2 महीनों में एक झटके में कानून अभिव्यक्ति दायरे के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। लेकिन अब यह बिल्कुल सही था। सरनी को हटा दिया गया था, जिससे उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। लानत है इंसान, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी आस्तीन में क्या तरकीबें हैं, भाड़ में जाओ। इस समय लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के 5वें स्तर पर एक दानव पहले ही ये जिवेन के सामने आ गया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी।
इस समय वह इस दृश्य को देखने में सक्षम लग रहा था। ये ज़िवेन को मौके पर ही उड़ा दिया गया। जहां तक बगल के लोगों की बात है तो उनके पास उसे बचाने का समय भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनके शरीर में ज्यादा ची नहीं बची थी। 2 महीने से अधिक समय से उनका तेज कम हो गया था और उनकी प्रतिक्रिया पहले जितनी तेज नहीं थी। मौत को प्रणाम। ये शिवेन ने ठंडी सांस ली। वह सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और सीधे दानव की ओर बढ़ा। टकराना। कानून के चरण दायरे के 5वें स्तर पर शैतान मौके पर ही फट गया और खून के धुंध के बादल में बदल गया। त्यानयुवान दर्पण ने रक्त के धुंध को अवशोषित कर लिया और इसे प्रोफाउंड क्यूई में बदल दिया, जो ये ज़िवेन के शरीर में डाला गया। उसने केवल यह अनुभव किया कि उसकी शक्ति और अधिक अत्याचारी हो गई थी। उसकी नींव और क्षेत्र, जो मूल रूप से बहुत स्थिर नहीं थे, अचानक और अधिक स्थिर हो गए। इन राक्षसों ने उसका और त्यानयुवान मिरा का सामना किया था। यह मूल रूप से उनकी दास्ता से मिलने के बराबर था। धत्तेरी की। इस समय उन राक्षसों ने देखा कि उनके एक साथी को इतनी आसानी से ये शिवेन ने मार डाला। अचानक उनके भावों में भारी परिवर्तन आया। उन्होंने अंततः महसूस किया कि उनके सामने वाले व्यक्ति ने परिवर्तन पूरा कर लिया था और असामान्य रूप से भयानक हो गया था। हालांकि कानून अभिव्यक्ति दायरे के 5वें स्तर पर कई राक्षस बचना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जड़ता के कारण वे पहले ही ये शिवेन के सामने दौड़ पड़े थे। टकराना, टकराना, टकराना। ये ज़िवेन ने तूफान की तरह हमला किया। एक पल में ये राक्षस जो समय पर नहीं रुक सके और भाग गए, उन्हें मौके पर ही उड़ा दिया गया। कानून के घोषणापत्र के दायरे के 5वें स्तर पर ये राक्षस उसके विरोधी बिल्कुल नहीं थे। यहां तक जब वह कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, तब भी ये ज़िवेन केवल महान दानव कमांडर से डरता था। जहां तक दूसरों की बात है, उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह कहने की बात तो छोड़ ही दी कि वह अब कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। कमाल है, यह एक टॉप जीनियस की ताकत है। ये फैमिली के लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के विशेषज्ञों ने जल्दी से उस समय का फायदा उठाया जब उनकी क्यूई को पुनर्प्राप्त करने के लिए सरनी को हटा दिया गया था। सरनी की शक्ति के बिना उन्हें अलग करना उनके लिए पुनर्प्राप्त करना बहुत आसान था। वे विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के सुपर विशेषज्ञ थे और उनके शरीर में सर्वोत्कृष्ट सार पीली नदी जितना मोटा था। सामान्य परिस्थितियों में उनके सर्वोत्कृष्ट सार को समाप्त करना मुश्किल था, चाहे वह कितना भी खा ले। इसके अलावा उनके ठीक होने की गति बहुत तेज थी। एक ही क्षण में उन्होंने अपने सर्वोत्कृष्ट सार का एक छोटा सा अंश पुनः प्राप्त कर लिया था। जब तक यह एक बड़ा कदम नहीं था, उनके सर्वोत्कृष्ट सार को समाप्त करना मुश्किल था। वे यह देखकर चौंक गए कि ये ज़िवेन ने उन शैतानों का वध किया था जो उनके जैसे मजबूत थे, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गे और कुत्ते का वध किया जाता है। इस समय वे वास्तव में समझ गए थे कि क्यों कुछ लोग स्वर्ग के गौरव के विशेषज्ञ होते हैं और कुछ लोग केवल सामान्य लोग ही हो सकते हैं। अगर वे ये ज़िवेन की जगह होते तो उनमें से किसी एक से निपटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। वास्तव में उन्हें केवल समान रूप से मिलान के रूप में ही माना जा सकता है। हालांकि वे एक शिवेन के हाथों में चींटियों से अलग नहीं थे। लानत है मानव। इस समय महान दानव सेनापति गुस्से में था। न केवल वह ये ज़िवेन को मारने में विफल रहा, बल्कि उसने अपने कुछ अधीनस्थों का भी वध कर दिया, जो कानून घोषणा के दायरे के 5वें स्वर्ग में थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह एक बुरे स्वभाव का था, वह निश्चित रूप से एक बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसे प्राचीन बेरेंस में जासूस के रूप में भेजा गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि प्राचीन बेरेंस में अपनी ताकत को फिर से भरना उसके लिए आसान नहीं था। इसलिए वह सीधे कदम उठाने के बजाय इन लोगों को धीरे धीरे मरने देना पसंद करेगा। यह बहुत अधिक हताहतों को रोकने के लिए था। कौन जानता था कि एक बार में इतने लोग मारे जाएंगे। यहां तक जब उसने पहले डार्क हॉल को घेरा था, तब भी इतने हताहत नहीं हुए थे। वह तुरंत दहाड़ा और ये शिवेन की ओर झपटा। उसका शरीर धीमा लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में तेज था। बस एक पल में वो पहले ही ये शिवेन के सामने झपट्टा मार चुका था। आकाश में अनगिनत छायाएं दिखाई दी और ये जीवेन के चारों ओर पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे उसे इसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस महान दानव कमांडर का स्वभाव खराब था, उसका हमला पहले से ही अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली था। या यूं कहें, यह कहा जा सकता है कि उसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था और ये शिवेन के मूल अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर यह पिछले ये ज़िवेन के खिलाफ था, तो शायद यह कदम उसे सीधे एक मृतंत में मजबूर कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे वह किसी भी दिशा में गया हो, वह बेकार था। वह बिल्कुल नहीं बच सका। हालांकि ये ज़िवेन उसका सामना करने से नहीं डरती थी। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया, एक विशाल तारा खींचा और अचानक मुक्का मारा। पल भर में उसके शरीर से अनगिनत प्रचंड आभा फूट पड़ी। उसके चारों ओर सब कुछ सितारों और ब्रह्मांड की दुनिया में रंगा हुआ था। वह ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में एकमात्र सच्चे भगवान की तरह खड़ा था। सारा ब्रह्मांड उस पर हावी होने वाला था।
बूम! ये जीवेन का बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट तुरंत धराशायी हो गया। सितारों ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया, एक ऐसी धारा का निर्माण किया जो तुरंत उन धारों से टूट गई और महान शैतान सेनापति की ओर फूट पड़ी। धिक्कार है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस समय महान दानव कमांडर को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ और उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने अपने पैर की उंगलियों से धक्का दिया और अपने पंखों को पागलपन से फड़फड़ाया। उनका फिगर अचानक क्षैतिज रूप से हिल गया। हालांकि ये शिवेन का उसे जाने देने का इरादा नहीं था। वह एक बार फिर अपनी पोजीशन की ओर दौड़ पड़े। टूटे हुए तारे की मुट्ठी की चमक ने पूरे शून्य को रोशन कर दिया। धिक्कार है, वह इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है? महान दानव कमांडर पूरे रास्ते पीछे हट गया। ये शिवेन की मुट्ठी के दबाव को रोकने की कोशिश करते हुए उसने लगातार विभिन्न शैतानी तकनीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने पाया कि वह ये जीवेन की बिखरी हुई स्टार फिस्ट को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। महान शैतान सेनापति ने देखा कि एक शिवन हार मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए। उसकी पीठ पर मांसल पंख लगातार फड़फड़ाते थे और उसने तुरंत अपने हाथ में एक मुहर लगा ली। फिर उसके शरीर के अंदर असंख्य जादुई शक्तियां उबलने लगीं। दुनिया का राक्षसी प्रभुत्व। उसकी मुट्ठी अचानक फूट पड़ी और मार्शल आर्ट की एक शक्तिशाली धार ने विशाल आकाश को ढंक दिया। यह ये जीवेन की बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट से जमकर टकराए। बूम! दोनों पक्षों के बीच टक्कर तुरंत टक्कर के बिंदु से एक भयानक ऊर्जा उन्माद को बहा ले गई और सभी दिशाओं में पागलपन से बह गई। यह ऐसा था जैसे कोई ब्रह्मांड अभी अभी फटा हो और अभी अभी पैदा हुआ हो। मैंने तुम्हारे जैसे इंसान के बारे में कभी नहीं सुना है। मैंने कभी भी लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के तीसरे स्तर पर ऐसा योद्धा नहीं देखा जो वास्तव में मुझसे मुकाबला कर सके। दुर्भाग्य से आप कानून घोषणा क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर हैं। यदि आप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के छठे स्तर पर हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे एक मुक्के से मार सकते हैं। महान दानव कमांडर ने ये जीवेन के सभी हमलों को रोक दिया। तारा शक्ति का विस्फोट उसके अत्याचारी राक्षसी शरीर को चोट नहीं पहुंचा सका। ये जीवेन की एकमात्र कमजोरी महान दानव कमांडर द्वारा एक पल में देखी गई। वास्तव में जैसा कि उसने कल्पना की थी, ये जीवेन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका क्षेत्र था। यदि वह व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर कदम रख सकता है तो एक क्रूर राक्षस उसकी आंखों में चींटियों की तरह होंगे। वे एक भी झटका नहीं झेल पाएंगे और उसके लिए कोई मैच नहीं होगा। हालांकि इसे केवल एक अनुमान के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह आपको मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इस समय ये शिवेन ने उपहास किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी हथेली सीधे महान दानव कमांडर की ओर पटक दी। उसमें एक भयानक शक्ति उबल रही थी। अभिमानी महान दानव सेनापति ने इस समय ठंडी सूंघी। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने सीधे ये शिवेन का सामना किया और एक मुक्का मारा। अनगिनत दानव मार्शल आर्ट जिन्हें वह जानता था उसमें एकीकृत थे। यह लगभग ऐसा था जैसे कि पूरा दानव क्षेत्र इस पंच के साथ उतरेगा। बूम! दो भयानक मार्शल आर्ट हवा में टकरा गए, जिससे सीधे पागल विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई। इसने आसपास के दानव विशेषज्ञों और ये परिवार के विशेषज्ञों को सीधे तौर पर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस भयानक शक्ति का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। हर कोई, चलो बाकी सभी राक्षसों को मार दें, जबकि ये जीवेन महान दानव कमांडर को रोके हुए है। उनमें से एक को भी जाने मत दो। इस समय ये जोंगटियन चिल्लाया। ये जीवेन ने इन राक्षसों को उनके लिए रोक कर रखा था। वे पलक झपकते ही लगभग ठीक हो गए थे। बेशक उन अमृतों को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था जो उन्होंने पहले खाए थे। उनके लिए भागने में सक्षम होना पहले से ही जश्न मनाने लायक था। वे और क्या मांग सकते थे? हालांकि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। ये जोंगटियन के साथ, जो कि कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के छठे स्वर्ग के एक भयानक विशेषज्ञ हैं, यह कहा जा सकता है कि वे पहाड़ से नीचे आने वाले एक क्रूर बाघ की तरह थे। वे सीधे दैत्य कुल में जा पहुंचे। तीर के सिरे के रूप में ये जोंगटियन के साथ दानव कबीले को सीधे भगा दिया गया और उनमें से कई आमने सामने के हमले में मारे गए। हालांकि पक्ष में कई राक्षस थे, फिर भी वे मेल नहीं खाते थे। जब वे हमले के संपर्क में आए तो बड़ी संख्या में उनका सफाया हो गया। धिक्कार है, कमीने! ग्रेट डेविल कमांडर गुस्से में था जब उसने ये कबीले के विशेषज्ञों को अपने मातहतों का बेरहमी से कत्लेआम करते देखा। ये उसके कुलीन सैनिक थे और अन्य शैतानों से मुकाबला करने के लिए उसके लिए सबसे मौलिक ताकत भी थे। लेकिन अब उनका बेरहमी से वध किया जा रहा था। उसके लिए यह बस एक बड़ा अपमान था। हालांकि ये जीवेन के अवरोध के कारण उसके पास आने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल अपने अधीनस्थों का वध होते हुए देख सकता था। धिक्कार है, तुम इतने मजबूत कैसे हो गए? महान दानव कमांडर इस समय थोड़ा पछता रहा था। वह केवल एक बाघ का पालन पोषण कर रहा था और आपदा को आमंत्रित कर रहा था। सभी को पता होना चाहिए कि पहले ये जीवेन उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं थी।
हालांकि वो येज़िवेन को जल्दबाजी में नहीं हरा सकता था, लेकिन वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह बस समय की बात थी। हालांकि कौन जानता था कि 2 महीने से अधिक समय के बाद येज़िवेन इतना अत्याचारी हो जाएगा। उसे वास्तव में एक सफलता मिली थी। ऐसी परिस्थितियों में एक साधारण व्यक्ति के लिए यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली था कि वह टुकड़ों में नहीं टूटा, सफलता की तो बात ही छोड़ दें। उनकी राय में यह बिल्कुल असंभव था। हालांकि येशिवेन ने किया था। यह कुछ ऐसा था जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता था, और अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से भूल गया था कि ये जोंगटियन पहले भी वहां था। ये कुओहाई के सहयोग के अभाव में, भले ही वह गठन में अपना रास्ता मारना चाहता हो, यह असंभव होगा। अंत में एकमात्र संभावना यह थी कि दोनों पक्षों को नुकसान होगा। आज वह दिन होगा जब तुम मरोगे, येज़िवेन ने उपहास किया। ये सभी त्यानयुवान दर्पण के लिए पोषण बन जाएंगे। त्यानयुवान दर्पण को बहुत सारे रक्तसार की आवश्यकता होगी यदि वह एक शीर्ष स्तरीय पृथ्वी स्तरीय दिव्य उपकरण में आगे बढ़ना चाहता है। स्वाभाविक रूप से शैतान जाति का रक्तसार सबसे अच्छा होगा। जैसे ही उसने बात की, येज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हवा में उसने सीधे ग्रेट ड्रैगन कैप्चर तकनीक के साथ एक ड्रैगन पंजा पकड़ लिया और सीधे ग्रेट दानव कमांडर को पकड़ लिया। धत्तेरी की महान दानव सेनापति ने शाप दिया और सीधे उसका सामना किया। उसे नहीं पता था कि कोई इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है। कानून प्रकटीकरण दायरे के तीसरे आकाश की खेती के साथ येज़िवेन वास्तव में उसे दबा सकता था, जो कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के छठे आकाश का स्वामी था। हालांकि इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बूम बूम बूम, दोनों पक्ष लड़े। येशिवेन जितना अधिक लड़े, वह उतना ही मजबूत होता गया। कानून के घोषणापत्र के दायरे के तीसरे आकाश को पार करने के बाद मूल क्षेत्र की बाधा अब मौजूद नहीं थी और उसकी ताकत में सुधार अब कोई बाधा नहीं थी। इसके विपरीत महान दानव सेनापति कमजोर होता जा रहा था। हालांकि ग्रेट डेमन कमांडर को पूरे डेविल वर्ल्ड में तोप के चारे का एक समूह माना जाता था। हालांकि वे 8 प्रमुख शाही कुलों में से एक थे, वे सबसे अधिक तोप का चारा भी थे। यह कहना नहीं था कि महान दानव कमांडर बहुत कमजोर था, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे, इसलिए वे केवल तोप के चारे के रूप में मौजूद रह सकते थे। महान दानव सेनापति में कुलीन भी थे। सटीक होने के लिए वे 8 प्रमुख शाही वंश थे। हालांकि अन्य महान दानव कमांडर भी एक ही कबीले में थे, वे स्पष्ट रूप से 8 प्रमुख शाही कुलों के लाभों का आनंद नहीं उठा पाए। और वह महान दानव कबीले का कुलीन था। वह बहुत अत्याचारी भौतिक शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसने अनगिनत प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। कम उम्र में उनकी खेती पहले से ही अत्याचारी थी। उसे हमेशा अपने भौतिक शरीर पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसका सामना येशिवेन से था, जिसके पास अत्याचारी शरीर था। येज़िवेन की हर हथेली उसके पूरे हाथ को सुन्न होने की हद तक सीधे हिला सकती थी। पूरी लड़ाई पूरी तरह से नुकसान में थी। येज़िवेन की अत्याचारी काया ने उन्हें डेविल डोमेन में भयानक दौड़ की याद दिला दी, जो उनकी शारीरिक शक्ति के लिए जानी जाती थी। येशिवेन उनसे ज्यादा मजबूत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन कानून घोषणा क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर थी। उसे ही दबाना चाहिए था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट गई थी। तुम हार गए, येज़िवेन चिल्लाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अचानक स्टार पावर की एक भयानक धारा को उड़ा दिया, जिसने सीधे राक्षस भगवान को उलट दिया। महान दानव भगवान के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल इसका सामना कर सकता था। बूम, एक अतुलनीय रूप से भयानक टक्कर की आवाज सुनाई दी और एक अद्वितीय भयानक बल एक पल में बह गया। दरार, एक कर्कश ध्वनि के साथ उस महान शैतान सेनापति की रक्त दर्दनाक चीख थी। उस महान शैतान सेनापति का पूरा हाथ येज़िवेन के कंपन से पूरी तरह से टूट गया था और वह धीरे से नीचे गिर गया। येज़िवेन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और भयानक बल ने सीधे दानव भगवान की एक भुजा को तोड़ दिया। वह चिल्लाया और उसका हाथ पकड़कर तेजी से पीछे की ओर भागा। लेकिन येशिवेन उसे बचने का मौका कैसे दे सकती थी? उसने तुरंत राक्षस भगवान की रीढ़ पर लात मारी। टकराना, येज़िवेन की लात से उसके पूरे शरीर की रीढ़ की हड्डी तुरंत टूट गई। हालांकि उसकी रीढ़ फौलाद की तरह सख्त थी, लेकिन इसकी तुलना येशिवेन की ताकत से कैसे की जा सकती है? येज़िवेन की वर्तमान ताकत इतनी भयानक थी कि एक पर्वत श्रृंखला को भी उसके द्वारा सीधे चूर चूर कर दिया जा सकता था। रीढ़ की तो बात ही छोड़ दें। रीढ़ वह स्थान था जो मस्तिष्क को पूरे शरीर से जोड़ता था। इसे तोड़ने के परिणामों की कल्पना की जा सकती है। वह सीधे मौके पर लकवा मार गया था और वह एक बड़े छेद को तोड़ते हुए सीधे जमीन पर गिर गया। यह कैसे हो सकता है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस समय महान दानव भगवान अविश्वास में दहाड़ते हैं। इस समय दोनों पक्षों के बीच, शिकारी और शिकार के बीच का संबंध अचानक उलट गया। मूल रूप से वह येज़िवेन और अन्य लोगों के साथ चूहों की तरह खेलने में सक्षम था। उसने झेन व्यूह में आवारा कुत्तों की तरह उनका पीछा किया था। हालांकि पलक झपकते ही यह चूहा आदमखोर बाघ में बदल गया था।
शिकारी के रूप में उनकी मूल स्थिति अचानक शिकार में बदल गई थी। इसमें अनिच्छुक होने की क्या बात है? तुम वास्तव में मूर्ख हो। तू जिवेन ने उपहास किया और कहा, तुमने शायद कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे हाथों में पड़ जाओगे। महान दानव सेनापति ने येशिवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। यह सही है, जिस व्यक्ति को वह सबसे ज्यादा हेय दृष्टि से देखता था वह येशिवेन था, या यूं कहें कि उसने येशिवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एकमात्र व्यक्ति जिससे वह वास्तव में डरता था वह ये जोंगटियन था, जो लॉफेज दायरे के छठे स्तर पर भी था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जोंगटियन वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बजाय यह वह बच्चा था जिसे उसने वास्तव में कभी गंभीरता से नहीं लिया था, जिसने उसे घातक झटका दिया। येशिवेन के शरीर से एक खूनी रोशनी निकली और एक साधारण और बिना अलंकृत दर्पण तुरंत एक चमकदार खूनी रोशनी से खिल उठा। एक दुष्ट आभा तुरंत बह गई और महान शैतान सेनापति को घेर लिया। जल्द ही महान दानव कमांडर ने खून जमा देने वाली चीखें जारी की और फिर रक्त की धुंध में बदल गया, जिसे तब त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। रक्तसार के इस द्रव्यमान को अवशोषित करने के बाद त्यानयुवान दर्पण ने रक्तसार के एक हिस्से को क्यूई सार में विभाजित किया और येशिवेन के शरीर में प्रवेश किया। शेष पूरी तरह से दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और पूरे दर्पण ने खूनी प्रकाश के फटने का उत्सर्जन किया था। येशिवेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महान दानव कमांडर के रक्तसार के सार को पचा लिया। वह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर था। हालांकि उनकी युद्धक शक्ति ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के छठे स्तर के बराबर थी, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदल सका कि वह केवल ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। भले ही कानून के चरण के दायरे के छठे स्तर के महान रक्तसार का केवल एक छोटा सा हिस्सा उसके द्वारा अवशोषित किया गया हो, फिर भी यह उसके लिए एक बड़ी फसल थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है और वह फिर से कानून के चरण के दायरे के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंचने से दूर नहीं था। वह अचानक अच्छे मूड में था। इस समय ये जोंगटियन और अन्य लोगों ने राक्षसों का घेराव भी पूरा कर लिया था। इस समय उन्होंने येशिवेन को थोड़े जटिल भाव से देखा। बेशक वे देख सकते थे कि साधारण और अलंकृत दर्पण शायद एक धर्मी जादू का हथियार नहीं था। आखिरकार एक धर्मी जादुई हथियार के बारे में किसने सुना था जो मानव के रक्तसार को अवशोषित कर सकता था? हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार वे उस तरह के धर्मी नैतिकतावादी नहीं थे। वे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। कौन एक या दो राक्षसी तकनीकों को नहीं जानता था जिनका उपयोग महत्वपूर्ण समय पर किया जा सकता है? इसलिए वे इस मामले के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। एकमात्र परेशानी वाली बात यह थी कि यह दानव जाति से संबंधित हो सकता है। राक्षसी आभा सघन थी। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में राक्षसी मार्शल आर्ट और जादुई हथियारों का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि अगर यह दानव जाति से संबंधित होता तो यह अभी भी कुछ परेशानी भरा होता। हालांकि ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं जो इसके बारे में उपद्रव करेंगे। एक बार किसी ने किया तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि येशिवेन ने उन्हें बचा लिया था। इस समय वे स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने सिर्फ नाटक किया कि उन्होंने इसे नहीं देखा। येशिवेन स्वाभाविक रूप से जानती थी कि त्यानयुवान मिरर उजागर हो गया था, लेकिन थोड़ा ही। वे शायद त्यानयुवान मिरर की विशेषताओं को भी नहीं जानते होंगे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। येशिवेन, चाहे कुछ भी हो, इस बार हमारी जान बचाने के लिए हम आपके ऋणी हैं। यदि भविष्य में आपका कोई अनुरोध है तो बस हमें बताएं। ये जोंगटियन ने इस समय अपने हाथों को सहलाते हुए कहा। येशिवेन मूल रूप से उसकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण थी। ट्रांसेंडेंस दायरे के दूसरे स्तर पर एक बच्चा ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें स्तर पर एक प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। वो येशिवेन को नीचे देखे बिना नहीं रह सका, लेकिन इस बार बात अलग थी। ट्रांसेंडेंस दायरे के छठे स्तर पर दानव को मारने के बाद उसने हल्के से येशिवेन को एक समान अस्तित्व के रूप में, या यहाँ तक एक ऐसे अस्तित्व के रूप में भी माना जो उससे एक उच्च स्तर का था। कम से कम वह बहुत स्पष्ट था कि यद्यपि वे दोनों कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर थे, उच्च अधिकारियों की नज़र में उनकी स्थिति दुनिया से अलग थी। येशिवेन को अभी भी उसकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि वह येशिवेन की ओर देखने के योग्य भी न हो। अब अच्छे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं थी। उसके पीछे ये परिवार के स्वामी इस समय असंबद्ध नहीं थे। मूल रूप से वे अभी भी येशिवेन जीनियस के बारे में असंबद्ध हो सकते हैं और हमेशा महसूस करते थे कि वह कुछ भी महान नहीं थे। लेकिन अब इस घटना के बाद वे यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते थे कि शायद ये प्रतिभाएं हजारों लोगों से अलग दिख सकती हैं, क्योंकि वे वास्तव में उत्कृष्ट थे। हाँ, अगर आपको भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस हमें बताएं। हम आग और पानी से गुजरने में संकोच नहीं करेंगे। अगर हम इसे भविष्य में कर सकते हैं तो हम मदद करने में संकोच नहीं करेंगे। सबने एक के बाद एक कहा। येशिवेन ने उनकी जान बचाई और यह भी एक सच्चाई थी। ये लोग इतने जटिल नहीं थे और वे सही और गलत के बारे में स्पष्ट थे। यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा है।
आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, ये ज़िवेन ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुसीबत से बचने के लिए जल्दी से वापस आते हैं। अब जब हमने ये कुओहाई को खो दिया है तो इस मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जानी चाहिए। साथ ही हमें इस शैतान के क्षेत्र को नष्ट करने के लिए सेना भेजनी चाहिए या नहीं, यह भी एक समस्या है। हम एक पल की भी देरी नहीं कर सकते, ये जोंगटियन ने कहा। हो सकता है कि कोई स्वर्गीय क्षेत्र विशेषज्ञ होगा जो व्यक्तिगत रूप से इससे निपटेगा। फिर हमें अब और आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने ये कुओहाई को भागने दिया था और यहाँ तक डार्क हॉल को भी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह मामले का अंत था। इसके विपरीत यह तो बस शुरुआत थी। केवल यह मामला अब दानव कबीले में शामिल हो गया। इस प्रकार यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे संभाल सकें। यह संभावना थी कि स्काई ह्यूमन मंच के विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। यह ज्ञात होना चाहिए कि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ कानून घोषणापत्र के विशेषज्ञों से अलग थे। यहाँ तक पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। स्वर्ग क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को किसी भी बल में पर्याप्त सम्मान प्राप्त होगा। पौराणिक देवताओं के अलावा वे देवताओं के सबसे करीबी लोगों का समूह थे। इस युग में जहां देवता प्रकट नहीं हुए, वे ऐसे लोगों का समूह थे जिनका पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर प्रभुत्व था। यदि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने वास्तव में कार्रवाई की तो यह मामला वास्तव में ऐसा नहीं था जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकें। ये ज़िवेन इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट थे कि जो विशेषज्ञ कानून के घोषणापत्र के दायरे को पार कर गए थे वे स्वर्ग के दायरे में थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, उन्होंने वास्तव में दुनिया के साथ एक होने के दायरे को हासिल कर लिया था। यदि पारलौकिक क्षेत्र को दुनिया के कानूनों को छूने और अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए कानूनों का उपयोग करने की शुरुआत कहा जाता था, तो कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र को दुनिया के उन कानूनों का उपयोग करने के लिए कहा जाता था जिन्हें उन्होंने एक छोटी सी दुनिया बुनने के लिए समझा था उनका था। इस छोटी सी दुनिया में वे देवता थे। जहां तक संसार के साथ एक होने की बात है तो यह सीधे स्वर्ग के मार्ग के साथ मिल जाना था। स्वर्ग के मार्ग की प्रत्येक क्रिया स्वर्ग के मार्ग की शक्ति से ओतप्रोत होगी। यह आप पर हमला करने के लिए दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करने में सक्षम होगा। जैसे एक सच्चे स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने एक कानून अभिव्यक्ति विशेषज्ञ एक भी झटके का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। इसे सरल शब्दों में कहें तो यदि हेवंस वे एक समूह कंपनी थी, तो एक बार जब आप पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो आप कंपनी के विभिन्न विभागों को समझना शुरू कर देंगे। व्यवसाय क्या है, कार्मिकों की संरचना इत्यादि को अच्छी तरह से समझा जाएगा। ये वे कानून थे जिन्हें उन्हें समझना था। कानून की घोषणा के दायरे में पहुंचने के बाद जब आप कंपनी की संरचना को समझ गए तो समूह कंपनी आपको अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए अधिकृत करेगी। यह कंपनी के संचालन का अनुकरण करेगा और कंपनी को संचालित करने के तरीके का अभ्यास करेगा। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से समझ सकता है कि कंपनी कैसे संचालित होती है तो वह पहले से ही कानून घोषणा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया होगा। जब उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया तो यह सहायक कंपनी से प्रधान कार्यालय में स्थानांतरित होने जैसा होगा। तब तक वह प्रत्येक कार्य के लिए प्रधान कार्यालय की शक्ति उधार ले सकेगा। अतीत में सहायक कंपनी के प्रतियोगी प्रधान कार्यालय की शक्ति से एक भी झटका नहीं झेल पाएंगे। उन्हें आसानी से पाउडर में कुचल दिया जाएगा। अतीत में इसे केवल किसी की मार्शल आर्ट की शक्ति को बढ़ाने के लिए हेवंसवे के नियमों का उपयोग करने के रूप में माना जा सकता था। यह केवल स्वर्ग के नियमों को पूरा कर सकता था। हालांकि स्वर्ग के क्षेत्र में चढ़ने के बाद कोई भी अपने खिलाफ जाने वाले किसी भी दुश्मन को हराने के लिए स्वर्ग के रास्ते की शक्ति उधार ले सकता है।